गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हाउ आर यू मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सबके सब? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, आनंद में? नहीं, पढ़ाई कैसी चल रही है अभी तक? और जैसे कि आपको पता है कि पेपर आ गए हैं और आप पेपर के साथ ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी दोबारा आपके लिए हाजिर हो गया है। जल्दी के साथ क्लियर कराना ही कराना है आप सब बच्चों को। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, सीए फाउंडेशन की इंपॉर्टेंट थ्योरी करने वाले हैं। ठीक है जी, पहले हम थ्योरी करेंगे आज की क्लास के अंदर। पूरी की पूरी थ्योरी कवर करने की कोशिश करिए। जो भी क्वेश्चन रिसेंट के अंदर अभी आपके एग्जाम्स में आए हैं उसको सारे के सारे कवर करने की कोशिश करिए। तो सेशंस के अंदर एंड तक बैठना पड़ेगा। थ्योरी है तो थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है बच्चों को, बट आपको ये बोरिंगनेस को हटा के थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आज के सेशन पे, ताकि ये जो अकाउंट्स के अंदर ये 20 नंबर की थ्योरी आते हैं ना, ये 100% कंफर्म हो जाए। वी विल स्टार्ट अकाउंटिंग थ्योरी। देखो, पहला क्वेश्चन वाला है जो जून 2023 में पूछा गया था। जून 2023, जहां पर बच्चों को बड़ी दिक्कत लगी थी। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको एक्सप्लेन करनी है फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहली है मेटीरियलिटी। अब मेटीरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई साहब, जो भी चीज, जो भी अकाउंटिंग चीजें हमारे बिजनेस के लिए मेटीरियल वैल्यू रखेंगी, यानी कि इमेटीरियल चीजें हमें नहीं रिकॉर्ड करनी है, सिर्फ मेटीरियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कोई चीज अगर इमेटीरियल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 करोड़ का एसेट है, अब उसके साथ साथ क्या, अब ये 50-50 रुपए के ट्यूब भी रिकॉर्ड करोगे? 50-50 के ट्यूब अगर हजारों की संख्या में तब तो रिकॉर्ड करोगे, बट इमेटीरियल ट्रांजेक्शन उसको डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। ये बल्ब है फॉर एग्जांपल, अब बल्ब पे क्या हर साल डेप्रिसिएशन लगाने की कोशिश करोगे? यार 3 साल बल्ब चल जाता है, 3 साल ट्यूब चल जाती है, इसको मैं डेप्रिसिएट करता हूं? नहीं। मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि मेटीरियल ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है जी, ताकि यूजर्स को, ताकि जो आपके यूजर्स हैं, अकाउंट आपके जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, सब पे बात करेंगे, उन सबको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना आसान हो, उनके लिए इमेटीरियल इंफॉर्मेशन ज्यादा ना हो। ठीक है जी, तो देखिए, मेटीरियलिटी रेफर्स टू द रिलेटिवली इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट आइटम्स। आपको जो भी रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है, जो रिलेवेंट आइटम्स है। हाँ जी, कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट क्या बोलता है? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलता है कि हमें क्या करना है, हमें करना है कंजर्वेटिज्म, मतलब कि डू नॉट एंटिसिपेट द फ्यूचर इनकम बट एंटिसिपेट द ऑल पॉसिबल लॉसेस। आपको जितने भी पॉसिबल लॉसेस होने की संभावनाएं हैं उनको आपको रिकॉर्ड कर लेना है, उनको आपको अपनी इसी बेसिस पे आप प्रोविजन भी बनाते हैं, बट आपको फ्यूचर में कोई इनकम होने की संभावना है, कोई प्रॉफिट होने की संभावना है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है? ये कंसेप्ट बोलता है हमारा कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम। कोई भी फ्यूचर इनकम आपको, देखो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ ना, ये आपकी रिसेंट की थ्योरी जो पेपर में आई है, और ज्यादातर यही आती है। ये मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने आज तक, जो अभी आपके रिसेंट में आए हैं या पहले आए हैं, वो सारे के सारे ले ली हैं। उसके अलावा मैंने कुछ नोट्स ले लिए हैं जो चैप्टर 1 के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिक्कत भी दे सकते हैं। अरे मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था। मेटीरियल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेटिवली इंपॉर्टेंट, अब किसी भी बिजनेस के लिए कुछ रिलेटिवली इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? कंपैरिजन है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया 5 करोड़ का एसेट है और एक ट्यूब्स की है, तो आप किसकी इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से दिखाओगे? सर जो 5 करोड़ का एसेट है, अब ट्यूब्स की इन्फॉर्मेशन यार एक बार मैं राइट ऑफ भी कर दूं तब भी क्या दिक्कत पड़ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑल रिलेवेंट इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट आइटम्स, द आइटम्स ऑफ विच माइट इन्फ्लुएंस, वो वाली आइटम्स जो डिसीजन मेकिंग आपकी अफेक्ट कर सकती हैं यूजर की, आपको वो वाली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से प्यार से नोट्स अकाउंट्स के अंदर भी शो करनी होती है। ये बोलता है मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म समझ आ गया? कंजर्वेटिज्म, डू नॉट एंटिसिपेट द फ्यूचर इनकम बट एंटिसिपेट ऑल द पॉसिबल लॉसेस, ये होता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होती है? सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो रेगुलर नेचर की नहीं होती है, जो कभी कभी होती है, जैसे कि एबनॉर्मल लॉस हो जाना, लॉस बाय फायर, ये सारी की सारी एबनॉर्मल आपकी सारी की सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। हाँ जी, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंसेस दैट अराइज और इवेंट्स दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शन, जो ऐसी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो ट्रांजैक्शन की वजह से हो रही हैं, दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से डिस्टिंक्ट है, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे के सारे ऑर्डिनरी एक्टिविटी से डिस्टिंक्ट है ना, ऑफ द एंटरप्राइज, एंड देयरफॉर आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली, कि ये वाली जो ट्रांजैक्शन है कि रेगुलरली नहीं होती है, कभी कभार होती है। इवन एबनॉर्मल गेन जो होते हैं वो भी आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटी का पार्ट है, बट वो यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी में नहीं आता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी जो बहुत कम होगी, कभी कभार होगी, और उसके होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। उसके बाद फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है मेरे बच्चों? जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो लोन के अगेंस्ट जब आपने कोई अपनी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है, एसेट कोई प्रोवाइड कर दिया है, तो उस पे जो चार्ज है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। तो फ्लोटिंग चार्ज इज अ जनरल चार्ज ऑन सम ऑल ऑफ और ऑल एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। कुछ एसेट्स पे और कुछ एसेट्स पे आपका चार्ज है एंटरप्राइज पे, विच आर नॉट अटैच टू स्पेसिफिक एसेट, जो किसी स्पेसिफिक एसेट से अटैच नहीं है, और वो अगेंस्ट अ सिक्योरिटी है, एंड आर गिवन एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट अ डेट, कि हमने लोन लिया और कोलैटरल सिक्योरिटी, जैसे अपने एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड कर दिया कि भाई साहब अगर मैं पैसे ना दूं तो ये एसेट बेच के पैसे ले लियो, तो वो हो उस पे क्या, उसको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल? तो ये भी जून 2023 में आया था। इंपॉर्टेंस क्या है जर्नल की? तो जर्नल की इंपॉर्टेंस क्या है?
तो सर सबसे पहली बात, इससे हम डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर पाते हैं, यानी कि डे वाइज रिकॉर्ड कर पाते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ठीक है ना। अगर आपको जानना हो क्या क्या कि यार मैंने ना वो 15 मार्च को कौन सी एंट्री करी थी, तो आप जाएंगे और 15 मार्च की एंट्री खोल लेंगे। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि यहाँ पर हम डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमें किसी भी डेट की एक पर्टिकुलर एंट्री आराम से मिल जाएगी बिना किसी दिक्कत परेशानी के। उसके अलावा सारी की सारी चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, हाँ कि ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। उसके अलावा मेरे बच्चे साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो इसी के बेसिस पे, अगर आप ये जर्नल नहीं करेंगे तो आप ये बताइए पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो इसी के बेसिस पे हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल आपको पता लगी इसी के बेसिस पे। देखो भाई, अगर जर्नल नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो हम समराइज एनालाइज कैसे करेंगे। हाँ जी, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले कि सारी की सारी आपकी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो रही है। As the transactions are recorded on chronological order, one can get a complete information about the business transaction on time basis. तो हमारी जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको हम टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर बिना किसी दिक्कत परेशानी के, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, इसके अलावा नरेशन, एंट्रीज जो रिकॉर्ड होती हैं हम उसके अंदर नरेशन भी शो करते हैं। तो एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर सपोर्टेड बाय अ नोट टर्म्ड एज नरेशन व्हिच इज अ प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन। जो कहीं ना कहीं एक प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन होती है कि पढ़ने वाले को पता लग जाए कि ये जर्नल एंट्री हुई क्यों है। प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंट्री, ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस एंट्री की, ट्रांजेक्शन हुई क्यों है। वन कैन नो द करेक्टनेस ऑफ द एंट्री थ्रू द नरेशन। नरेशन पढ़ने के बाद हमें यह भी पता लग जाता है कि एंट्री मेरी करेक्ट है कि नहीं है। इज इट क्लियर। इसके अलावा बेसिस ऑफ पोस्टिंग, अगर आप जर्नल नहीं करेंगे तो पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो जर्नल से सबसे बड़ा फायदा डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी की सारी ट्रांजेक्शन है। नरेशन से आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब क्या होना था, क्या सही हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके अलावा बेसिस ऑफ पोस्टिंग, जर्नल फॉर्म्स द बेसिस फॉर पोस्टिंग द एंट्रीज इन द लेजर। दिस इज द अकाउंटेंट इन देयर वर्क। इससे क्या होगा, अकाउंटेंट का काम आसान हो जाएगा एंड रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एरर, और उसके एरर के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इज इट क्लियर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नरेशन एंड बेसिस ऑफ पोस्टिंग। तो इस तरीके का क्वेश्चन आया था जून 2023 में, जिस अटेम्प्ट के अंदर आप कह रहे थे पेपर बहुत ज्यादा टफ था। 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आपने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये आया था आरटीपी दिसंबर 2022 में और 23 में। चलिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एज कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको बताना है कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो बेटा ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ था हमारे सीईओ भाई साहब का, ठीक है ना, क्योंकि वो ट्रिप पे गए थे, ठीक है ना, फॉरेन गए थे ट्रिप पे, क्योंकि वहां से कैपिटल एसेट परचेज करना था। तो आपने पढ़ा था, आपने वैसे एएसएन नहीं पढ़ा है, इंटर लेवल पे पढ़ते हैं एएसएन, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का जो कि है, वो बोलता है कि अगर आप कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं, एसेट परचेज कर रहे हैं और उस एसेट परचेज करने के टाइम पे आपका कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, यानी कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, यानी कि जब तक वो एसेट आपकी रेडी यूज की कंडीशन में नहीं आ जाता जिस तरीके से मैनेजमेंट चाहता है, तो उस पे होने वाले सारे खर्चों को आप क्या करते हैं, उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। तो बेटा यहां पर जो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ है सीईओ भाई साहब का, वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो कैपिटल एसेट खरीदने गए थे। तो इसलिए ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये उस कैपिटल एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सबको ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है, किसी को यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। अमाउंट स्पेंट ऑन मेकिंग अ फ्यू मोर एग्जिस्टेंट सिनेमा हॉल टू कंप्लाई विद द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो आपने कुछ अमाउंट स्पेंड करा है, ठीक है जी, ताकि कुछ एक्स्ट्रा एग्जिट बनाए जा सके सिनेमा हॉल के अंदर। पहले ऊपर वाले का देखो, आपको यहां पर लिखवा दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, हमने भी बताया था आपको। अमाउंट स्पेंट ऑन मेकिंग मोर एग्जिट इन अ सिनेमा हॉल टू कंप्लाई विद द गवर्नमेंट ऑर्डर। आपने और ज्यादा एग्जिट बना दी अपने सिनेमा हॉल में क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्डर आया था। फॉर एग्जांपल अभी 4 एग्जिट बने हुए थे आपके हॉल में, गवर्नमेंट ने कहा कि यार अगर 200 गज का, 300 गज का, 500 गज का, जितने का भी आपका हॉल है उसके अंदर मिनिमम 8 एग्जिट होने चाहिए, तो आपको 4 एग्जिट और बनाने पड़े। अब एग्जिट बनाने पड़ेंगे, अब एग्जिट बनाने पड़ेंगे तो क्या होगा, तो भाई साहब पैसा खर्च होगा, है ना, पैसा खर्च हुआ। अब वो आपसे पूछ रहा है यार ये अब जो मैंने काम करा है ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब आप कहेंगे सर होना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए कि कहीं ना कहीं इससे फायदा हुआ है ना, एग्जिट बन गए। एग्जिट बनाने से बता मेरे को जरा ये बताओ उससे कौन सा फायदा हो रहा है तुम्हें, कौन सा फायदा हो रहा है, मतलब कि अरे मतलब ये थोड़ी ना है कि ज्यादा आपकी टिकटें बिक जाएंगी इससे। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑर्डर था, ठीक है ना, गवर्नमेंट का ऑर्डर था, गवर्नमेंट के कहने पे हमें काम करना पड़ा, इससे कोई हमें एक्स्ट्रा कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर है कि नहीं है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री डैमेज बाय फायर। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया है क्योंकि आपकी इन्वेंट्री जो थी वो डैमेज हो गई थी बाय फायर के थ्रू। अब बेटा आपकी इन्वेंट्री डैमेज हो गई थी बाय फायर, उसके अगेंस्ट आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है, तो ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है। कैपिटल रिसीट क्या होती है, जब कोई एसेट के अगेंस्ट मेरे को मिल जाए, एसेट बोले तो फिक्स एसेट,
तो यार यहाँ पर तो मेरी इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री को बेचता तब भी पैसे मिलते, उसके अगेंस्ट मेरे को क्लेम मिल गया, तो क्या है मेरे लिए सर, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ये रेवेन्यू रिसीट है, हाँ कि ना? यस सर, देख लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट। उसके बाद अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट, आपने कोई अमाउंट पे करा है क्योंकि आप स्टॉक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे, आपने कोई अमाउंट पे करा है क्योंकि आप स्टॉक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे। तो मेरे बच्चे जरा ये बता मेरे को, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका कोई एसेट आपका नया बिल्ट हो रहा है क्या? आप इन्वेंट्री को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, आपका कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं सर। तो कौन सा एक्सपेंडिचर बनता है ये सर? ये बनता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही पकड़े हैं। कौन सा बनता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि जब भी कोई एसेट परचेज करते हो, जब तक वो वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए, उस पे होने वाले सारे खर्चे आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है कि नहीं है? हाँ सर, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अब मेरे बच्चे, जब भी आप सेकंड हैंड मशीन खरीदते हो, उस पर आपको एक बार रिपेयर्स करानी पड़ती है ताकि उसे वर्किंग कंडीशन में लाया जा सके। आप सेकंड हैंड कार खरीदते हो, सेकंड हैंड घर में कुछ भी एसेट लाते हो, तो उस पर कुछ खर्चा करना पड़ता है ना? हाँ जी, तो उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता है कि नहीं बनता? बनता है सर। तो यहां पर भी ये कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। डिस्कस द लिमिटेशंस विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको बतानी है वो कौन सी लिमिटेशंस है जो आपको दिमाग में रखनी पड़ती है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे होते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स को ना कुछ आपको दिमाग में रखना पड़ता है। किसको? लिमिटेशंस को, जो हमारी अकाउंटिंग की है। वो कौन कौन सी है? हाँ, कौन कौन सी है भाई साहब? सर, सबसे पहली आती है क्या? मनी मेजरमेंट। अब बात को समझो, मनी मेजरमेंट सर ये तो रूल है अपना, इसमें क्या दिक्कत है? अरे बेटा, मनी मेजरमेंट का दिक्कत ये है मेरे भाई, क्या कि क्या, अरे सर, कि ना हम सिर्फ उन वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी की फॉर्म में मेजर करी जा सकती है। अब सारी की सारी चीजें मनी की फॉर्म में मेजर करी जा सकती हैं क्या? सर बिल्कुल भी नहीं करी जा सकती। अब आप अच्छा इंसान हो, इसको मनी की फॉर्म में कैसे मेजर करूं? आपकी वैल्यू 5 लाख रुपए हो जाएगी या 10 लाख रुपए हो जाएगी? सर कुछ भी नहीं होगी वैल्यू, ठीक है ना? सब बस यही कहेंगे आप अच्छे इंसान हो। तो इस तरीके से जो मनी के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करा जा सकता है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते सर। तो इसलिए सबसे पहला आपका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक ये है कि आपको अपनी अकाउंटिंग के अंदर सब उन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है जो मनी की फॉर्म में मेजर होंगी। जो मनी की फॉर्म में मेजर नहीं होंगे उनका क्या करें? उनको रिकॉर्ड नहीं करना, उनको छोड़ देना है। फॉर एग्जांपल, कोई बिजनेसमैन है, उसके पास इतना अच्छा स्टाफ है, इतना अच्छा स्टाफ है कि दिन रात लगा रहता है उसके लिए। अब भाई वो इसको क्या अपने अकाउंट्स में दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है सर, बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता है। या फिर हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस ने इतना सारा मतलब इतनी मार्केट में गुडविल है, बहुत अच्छी गुडविल है, बट गुडविल को आप मार्केट में अपनी बिजनेस में दिखाते हैं क्या? सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखाते हैं सर। तो अब ये बताओ कि जो मनी की फॉर्म में मेजर नहीं करी जा सकती उनको कैसे दिखाओगे? नहीं दिखा सकते, तो ये ड्रॉबैक है। इसके अलावा जो बैलेंस शीट आप दिखाते हैं अपने बिजनेस में कि यार ये मेरी बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट से क्या पता लगता है? बैलेंस शीट से पता लगती है सर, एक बैलेंस शीट को हम बोलते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट। तो पोजिशनल स्टेटमेंट से हमें पता लग रही है हमारी क्या पोजीशन है। बट जो पोजीशन है, जो मेरी आज पोजीशन है, वो किस वजह से है? वो मेरी आज की पोजीशन है मेरे पुराने माने पास्ट की वजह से। क्या है? मेरे पास्ट की वजह से मेरी पोजीशन आज की है कि नहीं है? अरे भाई साहब, मैंने जो पहले काम करे थे, अच्छे बुरे जो भी, उसकी वजह से मेरी आज की जो भी पोजीशन है, अच्छी है बुरी जो भी होगी। अब कोई भी इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करना चाह रहा है? उसको लग रहा है कि यार आपका फ्यूचर अच्छा है। अब कोई भी इन्वेस्टर किसी बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेगा? वो ये सोच के करेगा कि यार आपका फ्यूचर अच्छा है। बात को समझना जरा ध्यान से। यहां पर सिर्फ हम यहां पर इस क्वेश्चन को नहीं समझ रहे, यहां पर हम अकाउंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्लास के अंदर हम अकाउंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब बात को समझना जरी, बैलेंस शीट से पता लग रहा है आपकी पोजीशन क्या है आज की, बट आज की पोजीशन किस चीज पे डिपेंड हो रही है? पास्ट पे डिपेंड हो रही है। अब जो इन्वेस्टर है वो आपकी बैलेंस शीट को देख के डिसीजन लेता तो सही है, बट बैलेंस शीट से पता लग रहा है कि आपके बिजनेस में पुराने के क्या उसके हरकतें हैं, क्या काम है उसके, बट फ्यूचर एस्पेक्ट तो नहीं पता लग रहा। अब इन्वेस्टर बैलेंस शीट के हिसाब से देखता तो है, आपका इन्वेस्टर क्या चाहता है? वो देखता है यार इसकी, इस कंपनी की ग्रोथ कितनी है, इस कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है ना? मेन ट्रांजेक्शन मेन तो वही है। अब आपका पुराना पास्ट अच्छा था, बट आपका कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल, ट्रेडिशनल बिजनेस ने आज तक बहुत पैसा कमाया, बट आगे के ट्रेडिशनल बिजनेस पैसा कमा पाएंगे पूरा उस लेवल पे? नहीं। अब अगर कोई बिजनेसमैन पैसे पहले आज के इस समय बहुत अच्छी वैल्यू है, बट उसका कोई फ्यूचर, उसकी टेक्नोलॉजी में इतना हाथ साफ नहीं है, तो क्या उसके फ्यूचर में ग्रोथ होगी? नहीं होगी। तो बेसिकली हमारी जो अकाउंटिंग है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी फोकस करती है पास्ट में कि आपके पुराने कर्म कैसे हैं, ठीक है ना? बट हमारे को कोई भी इन्वेस्टर क्या चाहता है बिजनेस में कि यार आपकी फ्यूचर कैसा है, और फ्यूचर ना अकाउंटिंग से नहीं पता लगता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्वेश्चन अच्छा था, ये लिमिटेशन जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय ध्यान में रखना है। इसको लिख लेते हैं एक बार, आ जाओ लिख लेते हैं, इन द सेंस ऑफ नोट्स बना लेते हैं।
The limitations which must be kept in mind while evaluating the financial statements are as follows. The factor which may be relevant, जो factors जो relevant है in assessing the worth of the enterprise, जो worth of the enterprise को पता लगाने में don't find place in the accounts, जो मतलब accounts में उसके कोई भी value नहीं है, they cannot be measured in terms of money, चाहे आपके लिए वो कितना भी वर्थ हो। और फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है यार, उसका ना आर्म्स का बिजनेस है, मतलब कि हथियार बनाने का बिजनेस है। अब आपको पता है आजकल पूरे पूरे के पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ लड़ाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो इजराइल हमास देख लो, चाहे वो आपका क्या रशिया यूक्रेन देख लो, और उसके अलावा भी चाइना तो हर जगह भिड़ता रहता है कहीं ना कहीं, है ना। पाकिस्तान की हालत देख लो, कहीं ना कहीं चल रही है सिचुएशन ऐसी। हाँ जी, अब आर्म्स का बिजनेस है तो आपको पता है यार कहीं ना कहीं फ्यूचर मेरा बड़ा मस्त जाने वाला है अगर ऐसी लड़ाइयाँ चलती रही तो। बट इस चीज को आप रिकॉर्ड कर सकते हो बिजनेस में? नहीं कर सकते हो सर, नहीं कर सकते हो। बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन। बैलेंस शीट आपकी बिजनेस की पोजीशन बता रही है कि आज के समय क्या प्रिपरेशन है जब मैं वो बैलेंस शीट बना रहा हूं, एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट से नहीं पता लग रहा फ्यूचर में मेरा क्या ग्रोथ होगी, क्या पर्सपेक्टिव होगा, कुछ नहीं पता। While the users of accounts are interested in knowing the position of business in the near future, इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट कर रहा है भाई साहब? फ्यूचर के अंदर उससे पैसा कमाने के लिए, बट फ्यूचर के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। चलिए ग्रीन पेन ले लिया है मैंने, और थोड़ा डार्क भी कर देते हैं आपकी ख्वाहिश के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो इन द लॉन्ग रन एंड नॉट फॉर द पास्ट डेट। पास्ट डेट का क्या मतलब यार? वो कहेगा भाई पास्ट में आपने जितना भी कमाया मेरे को थोड़ा मिल रहा है, मेरे को तो कम मिलेगा जब आप फ्यूचर में पैसे कमाएंगे, नहीं, क्योंकि मैं तो आज पैसे क्या कर रहा हूं, आपके बिजनेस में आज पैसा लगा रहा हूं। अकाउंटिंग इग्नोर द चेंज इन सम मनी फैक्टर। अकाउंटिंग इग्नोर कर देता है इन्फ्लेशन जैसी चीजों को। इन्फ्लेशन जैसी की कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है, आप रिकॉर्ड ही नहीं करते हो, है ना। देयर आर सम ओकेशंस व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। कुछ अकाउंटिंग कई बार क्या होता है, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं। कोई बोलता है भाई कॉस्ट कंसेप्ट लो, कोई कहता है भाई रेवेन्यू मॉडल लो, है ना। चलिए, सर्टेन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डिपेंड ऑन द शेयर पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट। कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट डिपेंड्स होते हैं पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट चाह रहा है यार ये वाला फॉर एग्जांपल के लिए यार ये मशीनरी ना 10 साल चलेगी, ठीक है। वहीं मैं अगर मैं एज अकाउंटेंट देख रहा हूँ, मेरे को लग रहा है यार 8 साल ही चलेगी, तो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल जजमेंट पे कहीं ना कहीं चीजें डिफेक्ट आपकी चेंज हो रही है। तो कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डिपेंड्स हो रहे होते हैं पर्सनल जजमेंट पे, तो वहां पर भी आप कहीं ना कहीं कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम्स एड्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशंस। कई बार एक चीज को ट्रीट करने के लिए एक से ज्यादा मेथड होते हैं हमारे पास। जैसे कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास भाई साहब कौन कौन सा मेथड है सर, बताओ, सोचो। सर कॉस्ट मॉडल भी ले सकते हैं, रेवेन्यू में मॉडल भी ले सकते हैं। ऐसे इन्वेंट्री का भाई फीफो लो, लीफो लो, है ना, फीफो लो, वेटेड एवरेज लो, व्हाटएवर यू वांट टू टेल। तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है। लिमिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन पेपर में बहुत बार पूछी भी गई है, तो इसलिए मैंने अच्छे तरीके से कराने की कोशिश करी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन गोइंग कंसर्न एंड कॉस्ट कंसेप्ट। आपको डिस्टिंग्विश करना है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में और कॉस्ट कंसेप्ट में। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है सर? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है, हमारी इसे बंद करने की ना तो कोई मंशा है ना ऐसी कोई आशंका है। अब बेटा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अगर आप ध्यान से समझें तो इसी की वजह से आप अपने एसेट्स को कहीं ना कहीं बाइफरकेट कर पाते हो, लॉन्ग टर्म एसेट या फिक्स एसेट में और करंट एसेट्स में। क्यों सर? बात को समझो। आपका मकसद है कि भाई साहब हम जो बिजनेस है ना वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करेंगे, तभी तो जाके आप बैंक से लोन ले पाते हो। अगर आप बोल दो बिजनेस को, बैंक को कि भाई साहब 1 साल बाद में बिजनेस बंद कर दूंगा, तो लोन देगा क्या कोई? भगा देगा आपको वहीं। इसके अलावा अब भाई बिजनेस तुम्हारा लॉन्ग टर्म तक चलेगा, तभी तो फिक्स एसेट को 10-10 साल 15-15 साल के लिए आप डेप्रिशिएट करते हो। अगर आपका मंशा ये हो कि 2 साल बाद बिजनेस बंद करना है तो क्या करोगे? तो सर उस एसेट को पूरे के पूरे 1 साल में या 2 साल में डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो इसी की वजह से आप अपने एसेट्स को बाइफरकेट कर पाते हो, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल हो पाते हो, ठीक है ना। तो ये होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है कि मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा, इसे बंद ना मैं करने की आशंका है, और ये इंडेफिनिट पीरियड तक चलने वाला है। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि भाई साहब आपको ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है उनकी कॉस्ट पे, आपको कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं आपको दिखाना, आपको सिर्फ और सिर्फ हर एक एसेट की कॉस्ट पे आपसे रिकॉर्ड करना है। चलिए देख लेते हैं। So going concern concept, the financial statements are normally prepared on the assumption that an enterprise is a going concern। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करी जाती है क्या देखो आपको याद होगा कि 3 हमारी फंडामेंटल बेसिक असम्पशन होती है। कौन कौन सी? गोइंग कंसर्न, एक्रूअल एंड कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न बोलती है बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। एक्रूअल बोलती है ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड कर लो जब वो हो जाए। ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड कर लो जब वो हो जाए, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कैश आया या नहीं आया, कैश गया या नहीं गया। ये बोलती है हमारी कौन सी? एक्रूअल कंसेप्ट। उसके अलावा कंसिस्टेंसी, अगर आपने कोई बिजनेस में कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी लगा दी तो वो लॉन्ग टर्म तक के लिए लगी रहेगी। ऐसा नहीं कि आज ले रहे हो फीफो कल लोगे लीफो, ऐसा नहीं चलेगा बाबा, ठीक है जी। इज गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर द फोरसीबल फ्यूचर। हेंस इट इज assumed that the enterprise has neither the intention, देखो ना तो कोई इंटेंशन है, nor the need of
nor the need to liquidate or curtail the materiality of scale of its operation। ना तो उसी मन इसका कोई इंटेंशन है और ना उसकी कोई ऐसी जरूरत है कि उसे हमें बिजनेस को कम करना पड़े, अपने ऑपरेशंस को कम करना पड़े। इफ सच एन इंटेंशन और नीड एग्जिस्ट, अगर ऐसी कोई इंटेंशन है या नीड कोई एग्जिस्ट कर रही है तो क्या करो, इट शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसे डिस्क्लोज कर देना है आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आर यू गेटिंग दैट? आगे देखते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट, इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलती है कि एसेट को आपको डिटरमाइन करना है उसकी वैल्यू उसकी कॉस्ट के हिसाब से। इन अदर वर्ड्स एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट जैसे मैंने बताया, जब आप कोई भी एसेट आप एक्वायर कर रहे हो तो उस समय क्या कॉस्ट लगी आपकी, उस कॉस्ट पे आपको उस एसेट को रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा आपने जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे करे थे, यानी कि जब तक वो एसेट रेडी टू यूज की कंडीशन में नहीं आ जाता उस पे होने वाले सारे खर्चे उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाए होंगे, तो वो एक्विजिशन कॉस्ट का पार्ट होते हैं। वही बोल रहा है कि आपको कोई भी एसेट, कोई भी ट्रांजेक्शन उसकी कॉस्ट पे दिखानी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एंड मैचिंग कंसेप्ट। आपको डिस्टिंग्विश करना है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में और मैचिंग कंसेप्ट में। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है, ये तो हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आ रहे हैं। वैसे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है जिनको मनी की फॉर्म में मेजर करा जा सकता है। जो ट्रांजेक्शन्स मनी की फॉर्म में मेजर नहीं करी जा सकती हैं उनको हमें अपनी अकाउंट्स में नहीं दिखाना है। और मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कॉस्ट शुड मैच द रेवेन्यू। कॉस्ट शुड मैच दी रेवेन्यू। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है ना ये कि कॉस्ट को रेवेन्यू से मैच करना है। मतलब कि बेसिकली अगर मैंने इस साल कोई पैसा कमाया तो उसके अगेंस्ट मैंने जितना भी खर्चा करा इसी साल की अकाउंटिंग में दिखना चाहिए। आपको याद होगा इसी मैचिंग कंसेप्ट की वजह से जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, इसी मैचिंग कंसेप्ट की वजह से जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो अपने क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते थे। जबकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्लोजिंग स्टॉक तो एक एसेट है, एसेट को हम क्रेडिट क्यों करते हैं? तो क्रेडिट इसलिए करते हैं मेरे बच्चे क्योंकि इधर ओपनिंग स्टॉक है लेट्स सपोज 10 यूनिट्स का, परचेज करिए आपने 100 यूनिट्स, ठीक है जी, और लेट्स सपोज यहां पर सेल्स हुई 90 यूनिट्स की, 90 यूनिट्स की। अब मेरे बच्चों आपने एक तरह से यहाँ पर सेल दिखा रहे हो, 90 यूनिट्स का सेल प्राइस ले रहे हो और यहाँ पर 110 यूनिट की कॉस्ट ले रहे हो, यहाँ पर 110 यूनिट की कॉस्ट ले रहे हो और यहाँ पर 90 यूनिट्स का सेल प्राइस ले रहे हो। लेट्स सपोज 110 यूनिट की कॉस्ट है 10,000 रुपए, हाँ जी, और 90 यूनिट्स का सेल प्राइस है 12,000 रुपए। तो आपने कहा सर 2,000 का प्रॉफिट हो गया। मैं कहूंगा नहीं भाई साहब, क्या तुम्हारे 20 यूनिट अभी पड़े नहीं है, अगले साल नहीं बेचोगे? तो इसीलिए 20 यूनिट की कॉस्ट को आप कम कर देते थे। हमारा मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई साहब आप यहाँ पर 90 यूनिट की सेल प्राइस दिखा रहे हो ना, तो यहाँ पर 90 यूनिट्स का कॉस्ट लोगे, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप 90 यूनिट्स की कॉस्टिंग दिखा रहे हो तो 90 यूनिट्स का ही सेल प्राइस लोगे। इज इट क्लियर? तो चलिए डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मेजरमेंट एंड मैचिंग कंसेप्ट। As per the money measurement concept, only those transactions which can be measured in terms of money, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को आपको रिकॉर्ड करना है जो मनी की फॉर्म में मेजर करी जा सकती हैं रिकॉर्डेड, सिंस मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि मनी ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू है। दिस कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट, ये कंसेप्ट रिक्वायर करता है दैट दोज ट्रांजेक्शन अलोन दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, कि वॉली ट्रांजेक्शन जो कैपेबल है मेजर होने के लिए मनी की फॉर्म में भी ओनली बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिर्फ उन्हीं को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स। तो ऐसी ट्रांजेक्शन या ऐसे इवेंट जिनको आप मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? अब एक चीज और बताओ जरा मेरे को, ट्रांजेक्शन और इवेंट में क्या फर्क होता है मेरे भाई? इतने बड़े हो गए हो, ट्रांजेक्शन और इवेंट में फर्क पता होगा ना? बताओ जरा, बताओ ट्रांजैक्शन और इवेंट में फर्क क्या होता है? ट्रांजैक्शन और इवेंट में डिफरेंस सर, ट्रांजैक्शन बेसिकली ट्रांजैक्शन के अंदर ना एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने परचेज करी, मैंने सेल करी, तो यहाँ पर मेरे एफर्ट्स इन्वॉल्व है, मेहनत लग रही है ना, हाँ जी सर। बट परचेज और सेल की वजह से मेरे को क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। तो ये क्या है? इवेंट है जहां पर एफर्ट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे और वो कहीं ना कहीं एक बाय प्रोडक्ट है, अपने आप निकल के आ रहा है। या फिर क्लोजिंग स्टॉक इज एन इवेंट। तो इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन जहां पर रिजल्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। आर यू गेटिंग दैट? In matching concept, all expenses matched with the revenue of the period should only be taken into the consideration। मैंने बताया ना कि रेवेन्यू इस साल के आपकी जितनी भी सेल हुई है उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वही रिकॉर्ड कर लो, वो है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। into the consideration in the financial statement of the organization if any revenue is recognized। अगर कोई भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो then expense related to earn that revenue should also be recognized। कि कोई भी आपको रेवेन्यू है तो उससे रिलेटेड जितना भी खर्चा करना पड़ा मेरे को, उस सारा का सारा मेरे को अपनी बुक्स में इसी साल दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि सर मैंने तो पे ही नहीं करा इस साल, मैं तो अगले साल पे करूंगा। भाई सर नहीं, उस पर रिलेटेड जितना भी है अभी दिखाओ। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी may have a material effect on the item of financial statements।
जो आप चेंज करते हैं कई बार अकाउंटिंग पॉलिसी, उससे मटेरियल अफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आपको एक्सप्लेन करनी है स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, तो बहुत ही आसान है। अब जरा बात को समझिए, अकाउंटिंग पॉलिसी है, उसका मटेरियल अफेक्ट है। अब बात को समझिए, अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है, सबसे पहले ये बताइए। अब बताइए अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। हाँ जी, बाय इज अ ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब जरा बात को समझिए जरा। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है। बेटा, जब भी एक चीज को ट्रीट करने के मेरे पास एक से ज्यादा मेथड होते हैं, जैसे इन्वेंट्री को ट्रीट करने के हमारे पास वेटेड मेथड भी है, लीफो भी है, इसके अलावा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड भी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी है, और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड यानी कि रिटेल मेथड भी है। तब एक चीज को ट्रीट करने के जब एक से ज्यादा मेथड अवेलेबल होते हैं, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटी है, वो उसमें से किसी एक मेथड को अप्लाई कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, तो हमारी एंटिटी के लिए वो जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं ना हमारे बिजनेस में, वो हमारी लिए बन जाती है क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी। पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं है। हाँ जी बताइए, पहले बात समझ आए अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है सर, जब एक चीज को ट्रीट करने के एक से ज्यादा मेथड अवेलेबल हो, और उसमें से हम कोई भी एक मेथड अपनी एंटिटी हमारी यूज कर रही हो, उसको अडॉप्ट कर रही हो, तो जो मेथड हमें अडॉप्ट कर रहा हूं अपने बिजनेस एंटिटी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो मेरे लिए बन जाएगा मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी। बन जाएगा जी, हाँ जी बन जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल यार, क्या होता है कि हम ना लीफो यूज कर रहे थे, ठीक है ना, हम लीफो यूज कर रहे थे या वेटेड एवरेज कर रहे थे। अब वेटेड एवरेज से हमें लग रहा है यार कि ना हम फीफो अगर यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या यूज करेंगे, फीफो यूज करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमने क्या करा, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी। ये होती है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होना। तो अकाउंटिंग पॉलिसी सबसे पहले आपको समझ आनी चाहिए बच्चों को ना, इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे भी कई बार क्लियर नहीं होती है। वैसे इंटर लेवल पे ज्यादातर बच्चों को होती है, बट फाउंडेशन लेवल पे नहीं होती है, 11 12 पे नहीं होती है, बट हो जानी चाहिए। अब मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, जब एक चीज को ट्रीट करने के एक से ज्यादा मेथड अवेलेबल हो, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से कोई एक मेथड अडॉप्ट कर रही हो, जिसे अप्लाई कर रही हो, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बन जाएगी क्या, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी। अब उस मेथड को हम चेंज कर रहे हैं, वो बन जाती है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इज इट क्लियर? यस सर, हाँ जी। तो ये होती है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब वो यही कह रहे हैं कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मटेरियल अफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो बेटा, अब जैसे मैंने बताया कि यार हमारी जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन थी वो वेटेड एवरेज थी, अब हम लीफो पे जा रहे हैं। और वैसे एक चीज और बता दूं, अकाउंटिंग पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ 3 वजह से चेंज हो सकती है आपकी बुक्स में। कौन कौन सी सर? अगर क्या है, बाय कंप्लाइंस ऑफ एएस, अगर आपको एएस की कोई कंप्लाइंस करनी हो, किसी एएस में चेंज आया हो, वो कह रहा हो भाई साहब कि आपको ना अब ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, कंप्लाइंस ऑफ स्टीचू मतलब लॉ में चेंज आ गया है, लॉ कह रहा है भाई साहब ये करना पड़ेगा, हाँ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है तो करना पड़ेगा, तब भी करना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा होता है फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपकी फर्म को लग रहा है कि यार इससे ना हमारी जो अकाउंट्स है ना, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बेटर प्रेजेंट हो पाएगी, सिर्फ इन 3 वजह से आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं। क्लियर? क्लियर और नॉट? यस सर। आ जाइए, अब देख लीजिए फिर। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में है मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप चेंज करेंगे यार, फीफो से आप वेटेड एवरेज पे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मटेरियल इफेक्ट होगा ना। फॉर एग्जांपल, पहले वही इन्वेंट्री आपकी बिजनेस में दिख रही थी 10,000 रुपए की, फीफो से जब वेटेड एवरेज पे गए तो ये दिख रही है यार 10,500 की। तो ये जो 500 रुपए का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट आएगा, इसको दिखाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि भाई साहब हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है, जिसकी वजह से 500 रुपए का इफेक्ट आ रहा है। तो वही तो कह रहे हैं, हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट फार्मूला यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कॉस्ट फार्मूला यूज कर रहे थे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, इज चेंज फ्रॉम वेटेड एवरेज टू फीफो, उसे चेंज कर दिया गया, वेटेड एवरेज से वो फीफो पे आ गया है। Unless the effect of such change in accounting policy is quantified, the financial statement may not help the user of account. जब तक हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस क्वांटिटी का, इस 500 रुपए का, जितना भी आपका अमाउंट चेंज हो रहा है उसका डिफरेंस नहीं दिखेगा, तब तक हमारे यूजर्स को पता नहीं लगेगा कि भाई साहब तुम्हारी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करने से मेरे को क्या नुकसान, क्या फायदा हो रहा है, मेरी बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन एंड अकाउंटिंग पॉलिसी। आपको डिस्टिंग्विश करना है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में और अकाउंटिंग पॉलिसी में। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताई थी, क्या होती है सर? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बोले तो क्या, 3 हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होती हैं, और हम ये मान के चलते हैं, अगर कोई बिजनेस नहीं भी दिखा रहा है इसके बारे में, हमें दिखाना नहीं पड़ता है कि हम इन तीनों को फॉलो कर रहे हैं, कि ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हर एक एंटिटी को फॉलो करनी होती है ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। सबसे पहली है गोइंग कंसर्न, दूसरी है कौन सी, एक्रूअल बोले तो एक्रूअल कंसेप्ट, और तीसरी है कंसिस्टेंसी। तो GAC, ठीक है ना, GA की जगह GAC। तो गोइंग कंसर्न,
एक्रूअल एंड कंसिस्टेंसी, ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है और सारी एंटिटी इसे बाय डिफॉल्ट यूज करती है। अगर कोई एंटिटी इवन इसे यूज नहीं कर रही है किसी वजह से, तो उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ा बड़ा लिख के दिखाना पड़ेगा कि भाई हम ये यूज नहीं कर रहे हैं ड्यू टू दैट। क्लियर? यस सर। तो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल एंड कंसिस्टेंसी, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है जो हर बिजनेसमैन दिखाता है, मतलब हर बिजनेसमैन यूज करता है, और इवन अगर कोई नहीं यूज करेगा तो उसे दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूं। क्लियर? अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? जब एक चीज को यूज करने के, एक चीज को ट्रीट करने के एक से ज्यादा मेथड अवेलेबल है, उसमें से हमारी एंटिटी ने कोई एक मेथड अप्लाई करा है, अडॉप्ट करा है, और उसके बेसिस पे हम अपनी अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बन जाएगी अकाउंटिंग पॉलिसी। उसमें कोई भी चेंज आएगा वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाएगा, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ 3 वजह से हो सकते हैं: कंप्लायंस ऑफ एएस, कंप्लायंस ऑफ टीचू, और फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? आ जाओ, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, अकाउंटिंग पॉलिसी। तो देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। ये मैं आपको बता चुका हूं। अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करें, देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी की वो एक सिंगल लिस्ट नहीं है, बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, ठीक है जी, विच आर अप्लाइड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, जो भी आपके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में लगती हैं। एज अ रिजल्ट देयर में बी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय डिफरेंट एंटरप्राइजेस। इसी वजह से डिफरेंट एंटरप्राइजेस डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है। यार कोई भाई साहब लीफो लगा रहा है, कोई फीफो लगा रहा है, कोई वेटेड एवरेज लगा रहा है, कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट लगा रहा है, कोई रिटेल मेथड लगा रहा है, एक इन्वेंट्री जैसी छोटी सी चीज पे। थ्योरी पीआर में है, वैसे पीआर में है, ठीक है ना, ये तो कर ही लो। पीआर की थ्योरी कर लोगे तो उससे ना कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। मैं भी ट्राई करूंगा कि फर्स्ट चैप्टर की पीआर की थ्योरी करा दूं, मैं लेके आया हूं आपके लिए। बेटा हमें चिंता है आप सबकी, चाहे वो आप हमारे बच्चे हैं या आप यूट्यूब के हैं, ठीक है। नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इफ ऑल द फंडामेंटल असम्पशन हैव बीन फॉलोड। कोई भी डिस्क्लोजर आपको शो करने की जरूरत नहीं है अगर आप फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन फॉलो कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि सारी की सारी फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन फॉलो हो रही है, ये हम मान के चलते हैं। और अगर कोई फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन फॉलो नहीं हो रही होगी तो आपके बिजनेस को दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब फॉलो नहीं कर रहा हूं, डिस्क्लोजर जरूरी है तब। तो डिस्क्लोजर यहां पर कब जरूरी है? जब हम फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन को फॉलो नहीं करेंगे। जबकि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप यूज कर रहे हो, इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि यार मैं लीफो यूज कर रहा हूं। डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी हैज बीन फॉलोड। मैं डेप्रिसिएशन में एसएलएम मेथड यूज कर रहा हूं, ये बताना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर और नॉट? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि मैंने एक बार कोई बिजनेस के अंदर अपने अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर ली ना, मैंने लगा दिया कि भाई डेप्रिसिएशन में एसएलएम पे लूंगा, तो ये नहीं कि इस साल मैं एसएलएम लगा रहा हूं, अगले साल डब्ल्यूडीवी लगाऊंगा। मैंने एक बार लगा दिया और मैं लगातार कई सालों तक वो एक ही वो मेथड लगाऊंगा, एसएलएम लगाऊंगा, डब्ल्यूडीवी लगाऊंगा, जो भी है, ये होता है कंसिस्टेंसी। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन is not followed, it is to be disclosed in the financial statement together with the reason। अगर कोई भी फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन आपके बिजनेस में शो नहीं हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रीजंस के साथ कि भाई साहब क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो आप। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस कहता है कि भाई हम गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस होते हैं, वहां पर एक दो साल के लिए बिजनेस आप पार्टनरशिप में आते हैं, जॉइंट वेंचर में आते हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है? जब गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं हो रही है तो सारे के सारे एसेट्स लायबिलिटीज आप मार्केट वैल्यू पे शो करते हो। आर यू गेटिंग दैट? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। इसके अलावा इफ द पॉलिसी इज चेंज इन अ सब्सिक्वेंट ईयर, अगर कोई भी पॉलिसी आप चेंज कर रहे हो सब्सिक्वेंट ईयर में, द इफेक्ट ऑफ सच चेंज शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी देख के आए थे ना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही तो कह रहा है। अगर कोई चेंज कर रहे हो अकाउंटिंग पॉलिसी में तो उसका जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट जा रहा है वो दिखाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। There is no option to choose fundamental accounting assumption। कोई भी फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption को चूज करने का हमारे पास कोई भाई आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपको बता दिया गया है 3 है और इनको ये लगाना ही लगाना है। बट अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए यू हैव ऑप्शन, आपको एसएलएम लगाना है, डब्ल्यूडीवी लगाना है, आपको इन्वेंट्री के लिए फीफो लगाना है या वेटेड एवरेज लगाना है, ये आपके ऊपर है। द फर्म हैज एन ऑप्शन टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर पॉलिसी। डन है? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव अ मटेरियल इफेक्ट। तो ये तो हम कर चुके हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारे पहले वाले क्वेश्चन में भी आ गया था। तो देखो सबके साथ मैंने आपको बताया कि रिसेंट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, जो बार बार आते हैं, वो वाले लिए। एक्सप्लेन कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कौन सी होती है सर? अरे बेटा कुछ नहीं है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का ही दूसरा नाम है, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है जब हमारी अकाउंटिंग चल रही है कैश बेसिस पे, यानी कि जितना कैश आया जितना कैश गया, जितना कैश आया जितना कैश गया, आपको वो रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल भाई साहब आपका कैश रिसीव हुआ इस साल 5 लाख का, अब चाहे इसके अंदर से पिछले साल के लिए कोई रिसीव हुआ, आपने कोई एडवांस रिसीव कर लिया है, किसी बात से कोई मतलब नहीं है, आपको कितना कैश आया कितना कैश गया, ये आपको रिकॉर्ड करना है अपनी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में।
जबकि मर्केंटाइल सिस्टम या एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड तब करना है जब वो हो जाए। यानी कि इस साल आपने लेट्स सपोज 10 लाख रुपए की सेल कर दी है, चाहे 10 लाख में से आपको 1 लाख रुपए मिले हो, बट आपको दिखाना है 10 लाख रुपए की सेल हो गई है। बट कैश बेसिस अकाउंटिंग में अगर 1 लाख रुपए मिले हैं तो 1 लाख रुपए दिखाओगे। आर यू गेटिंग दैट? कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता है, कितना कैश आया कितना कैश गया, सिर्फ और सिर्फ कैश से मतलब है, किसी बात से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा एनपीओ जब करते हैं तो एनपीओ के अंदर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है, वहां पर किस बात से कोई मतलब होता है सिर्फ कितना कैश आया कितना कैश गया। वहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या देखते हैं सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम देखते हैं कि भाई साहब एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो होती है वहां पर, तो हम देखते हैं कि वहां पर इस साल का कितना आपका इनकम हुआ है कितना एक्सपेंस हुआ है। डिफाइन रेवेन्यू रिसीट्स एंड गिव एग्जांपल्स, आपको रेवेन्यू रिसीट्स का बताना है और उसके एग्जांपल देने हैं, ठीक है। हाउ आर दीज रिसीट्स ट्रीटेड, एक्सप्लेन, और इन रिसीट्स को आप किस तरीके से दिखाते हैं अपने अकाउंट्स में उसको भी बताना है। तो बेटा रेवेन्यू रिसीट क्या है? रेवेन्यू रिसीट कुछ नहीं है सर, जो हमारा काम धंधा है जिस चीज का, उससे रिलेटेड जो भी आपको रेवेन्यू हो रहा है, जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं, वो रेवेन्यू रिसीट है। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, अगर मेरा फर्नीचर सेल करने का बिजनेस है तो सेल करके मेरे को जो भी पैसा आ रहा है वो मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। अब जो भी रेवेन्यू आएगा उसका क्या करोगे सर, अब अगर ट्रेडिंग अकाउंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सेल दिखाएंगे, कहीं ना कहीं आप उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, ठीक है जी। जबकि कैपिटल रिसीट जो होती है वो बैलेंस शीट में जाती है। चलिए कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम भी एक बार यहाँ पर पढ़वा देता हूँ। कैश सिस्टम अकाउंटिंग इज अ सिस्टम बाय विच ट्रांजेक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ कैश इज रिसीव्ड और पेड। जब कब दिखाना है, जब कैश रिसीव हो जाएगा और पे हो जाएगा। इन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ओनली, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ एंट्रीज तब दिखानी है व्हेन कैश रिसीव्ड और पेड, जब कैश रिसीव हो जाए पे हो जाए। नो एंट्री बीइंग मेड व्हेन पेमेंट और रिसीट इज मेयरली ड्यू, आपको तब नहीं दिखाना है जब पेमेंट या पेमेंट ड्यू हो गई है, ठीक है जी। कैश सिस्टम इज नॉर्मली फॉलोड बाय प्रोफेशनल्स, कैश सिस्टम जो है वो फॉलोड करा जाता है प्रोफेशनल के द्वारा, ठीक है ना। आपके सीए बीए जो है, जो प्रोफेशनल्स है वो कैश सिस्टम अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉलो करते हैं, एनजीओस फॉलो करते हैं, एनपीओ, ठीक है ना। हाँ जी। उसके अलावा on the other hand mercantile system of accounting is a system of classifying summarizing transaction into assets। mercantile system of accounting में हम क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं अपने ट्रांजेक्शन को किस बेसिस में, ये फिक्स एसेट है, ये करंट एसेट्स है, इस तरीके से into assets, liabilities, equity, owners fund, cost, revenue, recording thereof, और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। A transaction is recognized when either a liability, ट्रांजेक्शन को कब रिकॉग्नाइज करना है, या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही हो, impaired and asset is created और impaired, या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही हो या खत्म हो रही हो, या एसेट बन रहा हो या खत्म हो रहा हो, ठीक है। A record is made, और जो रिकॉर्ड है वो किस बेसिस पे बनेगा, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट्स हैविंग बिकम ड्यू फॉर पेमेंट, कि आपका अमाउंट जो है वो ड्यू है पेमेंट के लिए, और रिसीट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर पेमेंट इज मेड रिसीव्ड और एक्चुअली, कि चाहे पेमेंट मिली है, रिसीव हुई है एक्चुअली या नहीं हुई है। बस बेटा फैजान शरीफ जी, थैंक यू सो मच आपकी इतनी कदरदानी के लिए। मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग सिस्टम बाय बिजनेस एंट्रीज, मतलब कि ज्यादातर बिजनेस हमारे मर्केंटाइल सिस्टम लेते हैं, बट एजुकेशन आपके जो प्रोफेशनल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज हैं, वो कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। इसके बाद रिसीट्स की बात कर रहे थे कि रिसीट्स क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो रेवेन्यू रिसीट्स विच आर ऑब्टेन्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज में हो रही है, आर रेवेन्यू रिसीट। एग्जांपल रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो सेल ऑफ गुड्स के थ्रू हो रही है, सर्विसेज के थ्रू हो रही है, इंटरेस्ट इनकम, रेंट की इनकम। और फॉर एग्जांपल आपका घर है बहुत बड़ा सा, आपने उसे रेंट पे चढ़ा रखा है, तो रेंट की इनकम हो रही है, वो भी तो आपके लिए क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है जी। रेवेन्यू रिसीट शुड बी इक्वेटेड विद द एक्चुअल कैश रिसीट, रेवेन्यू रिसीट को आपको कभी भी कैश रिसीट से मिलाना नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरा रेवेन्यू है 5 लाख का, मेरे को कैश आया 1 लाख का, तो मेरे को इससे कोई इक्वेट करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मेरे को सिर्फ दिखाना है 5 लाख का मेरा इनकम हो गई है, चाहे अभी मिली है नहीं मिली, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेवेन्यू रिसीट्स आर क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू रिसीट्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, अपनी इनकम दिखाते हैं भाई, और क्या। एक्सप्लेन कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम, चलो ये तो कवर हो गया है। स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपको बताना है व्हाट आर द एडवांटेजेस कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करने का क्या फायदा है। अब बेटा सबसे पहली बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं एक लॉ है, हमारी अकाउंट्स को कैसे डील करना है, कैसे अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करना है, क्या है ये, एक तरह से लॉ है, रूल्स है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे जाके पढ़ेंगे इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एक रूल है। अब जैसे इन्वेंट्री को डील करता है AS2, वो आपको बताएगा कि भाई साहब इन्वेंट्री को किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, किस तरीके से बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू दिखानी है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन होगी, फाइंड आउट होगा, ठीक है। हाँ जी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कहीं ना कहीं आपकी कंपेरेबिलिटी आती है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो क्या होगा सर, जो डिफरेंट बिजनेसमैन है
वो अपने हिसाब से जो उनकी मन करेगा वो करेंगे अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, मतलब अपनी अकाउंटिंग उस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं कंपेरेबिलिटी नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जांपल आपका भी बिजनेस है, मेरा भी बिजनेस है, अब कोई इन्वेस्टर आया है, वो एक ही के बिजनेस में पैसे लगाना चाहता है, तो यार वो कैसे डिसाइड करेगा कि मेरे बिजनेस में लगाया जाएगी आपके बिजनेस में? जब हमारे जो अकाउंटिंग जो आपके मेरे और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो एक लेवल पे बने होंगे, एक लेवल पे, तो पता लग जाएगा यार इनका इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे, मैं एक्रूअल बेसिस पता फॉलो कर रहा था, तो पता कैसे लगेगा? तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग साइड से कंपेरेबिलिटी आती है, रिलेवेंस आता है, और सामने वाले को भरोसा आता है। क्या आता है? भरोसा इस बात का आता है मेरे बच्चे कि भाई साहब यहां पर कोई भी फ्रॉड होने की संभावना नहीं है। हाँ बेटा एसके चौधरी जी, तभी तो करा रहा हूं मेरे बच्चे, कंसाइनमेंट इजी है मेरे बच्चे, हो जाएगा। चलिए आ जाइए। तो कैश एंड मर्केंटाइल तो दिखा चुके हैं। द मेन एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज दैट द अडॉप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या है भाई मेन एडवांटेज? क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? इज दैट द अडॉप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी। एक तो यूनिफॉर्मिटी होगी, है ना, हाँ जी, कंपेरेबिलिटी होगी, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होगा प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन में। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होगा बोले तो भाई साहब आपको पता है ना, जब एक अच्छे खासे आपकी आईसीए बॉडी है, उन्होंने एक चीज सेट कर दी है, तो क्वालिटी होगी ना उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होगा प्रिपरेशन में, प्रेजेंटेशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये नहीं होगा अपनी मर्जी से कहानी चल रही है। द अदर एडवांटेजेस आर, अदर एडवांटेजेस क्या होंगे? वेरिएशंस नहीं होंगी, ऐसा नहीं है कि मेरी में कुछ और दिख रहा है आपके में कुछ और दिख रहा है। डिस्क्लोजर बियॉन्ड दैट रिकॉर्ड बाय लॉ, डिस्क्लोजर दिखे होंगे जहां जहां जरूरी है वहां पर उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी नीचे डिस्क्लोजर में बाय लॉ। एंड फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, सबसे बड़ा वैसे यही होता है, कंपैरिजन आपका आसान हो जाता है। हाँ जी, लाइक करना बनता है तो फटाफट से लाइक वाइक करिए, सेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, काहे बैठे हो खाली यार। चलो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ स्टॉक। आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट लिखना है। किस पे मेरे बच्चों? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड पे, कॉस्ट ऑफ स्टॉक निकालने के लिए जो यूज करा जाता है। अब आई थिंक सो आपको याद होगा, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड बोले तो क्या सर? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड बोले तो रिटेल मेथड होता है ना, रिटेल मेथड। अब ये होता क्या है सर? होता ये है कि आपको पता है आपका घर गली मोहल्ले के अंदर आपकी परचून की दुकानें होती हैं ऐसी जहां पर डिफरेंट वैरायटीज के अंदर सामान अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल वही शॉप है जिसके पास टॉफी भी है, वही शॉप है जिसके पास आटा दाल चावल चीनी चॉकलेट बिस्किट सब कुछ अवेलेबल है। तो वहां पर बेटा में हम कह सकते हैं 1000 ऑफ तरीके की आपकी आइटम्स है। अब 1000 ऑफ तरीके की आइटम है, वो हर एक के लिए इन्वेंट्री तो वैल्यू नहीं कर सकता कि भाई साहब टॉफी की इन्वेंट्री इतनी है, आटा की इन्वेंट्री इतनी है, नमकीनों की इतनी है, पेस्ट्री की इतनी है, सब कुछ अवेलेबल होता है उसके पास, है ना। हाँ जी, तो इससे क्या होता है? तो उससे क्या होता है, उसे इन्वेंट्री निकालने में आपका चाहे फीफो मेथड हो चाहे एवरेज मेथड हो, उससे दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं रिटेल मेथड या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। हम भाई साहब से पूछते हैं उन दुकानदार से, अरे यार एक बात बता, तेरे बिजनेस के अंदर तेरे गोडाउन में इस समय कितने का माल अवेलेबल है? वो कहेगा यार लगभग 10 लाख रुपए का माल है। हमने कहा अच्छा 10 लाख रुपए का माल है, मतलब उसका कहने का मतलब था कि 10 लाख रुपए मतलब मेरा माल इतना है कि मैं इसे बेच के 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लूंगा, 10 लाख में मेरा माल बिक जाएगा। अच्छा, हमने कहा अच्छा ये भी बता दे यार तू एक मतलब इस 10 लाख पे माल पे तेरी मतलब क्या एवरेज परसेंटेज रहती है प्रॉफिट की? उसने कहा यार मैं 10% के आसपास कमा लेता हूँ। तो हमने कहा अगर 10% कमा लेता है तो यानी कि 1 लाख रुपए कमा लेगा 10 लाख के माल पे, यानी कि कहीं ना कहीं उसका आपके पास अप्रॉक्स इन्वेंट्री 9 लाख रुपए की अवेलेबल है। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ऑन सेल बता रहा है मेरे को, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसके पास 9 लाख रुपए की इन्वेंट्री है। ये होता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, जहां पर हमारा जो बिजनेसमैन है उसके पास इतनी वेराइटीज हैं कि उसके लिए यहाँ पर दूसरा मेथड अप्लाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप एक रफ परसेंटेज के हिसाब से उसकी सेल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकाल लेते हैं, सेल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में से उसकी प्रॉफिट परसेंटेज माइनस कर देते हैं, तो आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाती है एक रफ मेथड पे, ठीक है ना। तो इससे उसके लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना आसान हो जाता है। तो ये होता है क्या? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड या फिर रिटेल मेथड। तो आ जाओ, तो एडजस्टेड सेलिंग मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड रिटेल इन्वेंट्री मेथड, जैसे कि हमने आपको बताया। इट इज यूज्ड इन वाइडली रिटेल बिजनेसेस, ये रिटेल बिजनेस के अंदर ज्यादातर यूज होता है। वेयर द इन्वेंट्री कंप्राइज ऑफ आइटम, जहां पर कंप्राइज ऑफ आइटम बहुत सारी होती है, द इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ विच आर नॉट रेडिली एस्टरटेनेबल। अब भाई साहब टॉफी की इन्वेंट्री अलग निकालोगे, इसकी अलग निकालोगे, तो उससे क्या होगा? तो उससे दिक्कत ये होने वाली है मेरे बच्चे, उससे दिक्कत ये होने वाली है क्या कि भाई साहब इतनी इन्वेंट्री है, इतनी इन्वेंट्री अगर आप वैल्यू करोगे तो उसके लिए अलग बिजनेस खुल जाएगा। अरे मेरे बच्चे भरोसा है तभी तो बैठोगे ना तुम। द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज एस्टिमेटेड बाय कैलकुलेटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस।
तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के लिए क्या करते हैं, आप फर्स्ट इंस्टेंस में उसे कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री पड़ी है भाई हमारे पास, एंड देन डिडक्टिंग एन अमाउंट इक्वल टू द एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एट स्टॉक स्टॉक। तो उस सेल मार्जिन के अंदर से जो सेल वैल्यू है उसमें से आप उसका प्रॉफिट हटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कहीं ना कहीं एक अप्रॉक्स मेथड के हिसाब से निकाल लिया है। प्रिंसिपल मेथड ऑफ एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, प्रिंसिपल मेथड ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है जरा बताइए। तो प्रिंसिपल मेथड ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है मेरे बच्चों, सर ये है फीफो, फीफो है ना, फीफो वेटेड एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। फीफो और वेटेड एवरेज सबसे ज्यादा यूज होता है, वैसे हमारा AS2 बोलता है भाई फीफो लगाओ सबसे बढ़िया है, ठीक है ना, कभी कभी बोलता है वेटेड एवरेज लगाओ। उसके अलावा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या होता है, जहां पर आपकी जो इन्वेंट्री है वो इंटरचेंजेबल नहीं है, नॉन इंटरचेंजेबल है। फॉर एग्जांपल आप एक शॉप थी जिसके अंदर वो जीन्स सोल्ड करते थे, अब उनके पास जो कॉर्नर है उनके पास क्या गया, उनका दोस्त गया कह रहा यार मेरे को ना शर्ट चाहिए, वो तो जीन्स सोल्ड करते थे, तो उन्होंने अपने दोस्त के लिए क्या करा, शर्ट मंगा दी भाई, अच्छी शर्ट थी मंगा दी। अब क्या हुआ, अब वो जो अब उन आप पूरी दुनिया को पता है भाई वो तो जीन्स सोल्ड करते हैं, अब बाई चांस वो दोस्त अगर शर्ट नहीं लेगा तो क्या वो इन्वेंट्री किसी और को दे पाएंगे, या तो खुद यूज करनी पड़ेगी या किसी जान पहचान वाले को देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी। तो इस केस के अंदर जो इन्वेंट्री है वो नॉन इंटरचेंजेबल है। या फिर फॉर एग्जांपल टेलर होते हैं, टेलर भाई साहब अगर आप उनसे कपड़े सिलवाओगे तो आपके हिसाब से, आपके नाप के हिसाब से बनाएंगे, अब हर एक बंदे का नाप अलग है, तो कहीं ना कहीं जो टेलर भाई साहब जो कपड़े बनाएंगे वो दूसरे इंसान को नहीं दे सकते अगर जिसने सिलवाए हैं वो ना ले तो। बट जबकि जो रेडीमेड कपड़े हैं वो एक स्टैंडर्ड साइज पे बनते हैं, वो किसी को भी चिपका दिए जाते हैं। तो यही होता है बस, और कुछ नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैंने आपको बता दिया, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड फीफो एंड वेटेड एवरेज। The specific identification method, first in first out method and weighted average cost method are the principal method of ascertaining the cost of inventory। तो secondary method कौन सी है, secondary method के अंदर आप कह सकते हैं standard cost method और adjusted selling price method, ठीक है ना। हाँ जी, the cost of inventories of items that are not ordinary interchangeable, ordinary interchangeable नहीं है तो वहां पर क्या यूज करते हैं, वहां यूज करते हैं specific identification method। and goods or services produced and segregated for specific projects should be assigned by specific identification of their individual cost under the specific identification method। Objectives and advantages of setting accounting standards। An accounting standard is a selected set of accounting policy। accounting standard क्या है, एक selected set है accounting policy का, मतलब कि इन्वेंटरी के अंदर कौन कौन से मेथड अप्लाई हो सकते हैं, कौन कौन सी पॉलिसी बन सकती है, वो सारा का सारा वहां बता दिया गया है ना। हाँ जी, और ब्रॉड गाइडलाइंस रिलेटिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स टू बी चूजन आउट ऑफ सेवरल ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है जी, ब्रॉड गाइडलाइंस है जो रिगार्डिंग आपको प्रिंसिपल्स और मेथड के रिगार्डिंग बताती हैं, सेवरल ऑल्टरनेटिव भी बताती हैं, ठीक है ना। The accounting standard board formulates accounting standard to be established by the council of the Institute of Chartered Accountants of India। जो accounting standard board है, accounting standard board ही क्या करता है, accounting standard board ही आपके accounting standard को finalize करता है ना। By council of Institute of Chartered Accountants of India, the main objective of accounting standard is to establish standards which have to be complied with to ensure that financial statements are prepared। वो कंप्लाई करता है कि आपकी जो सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर करी जाएंगी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होगी सारी की सारी, जो भी आपका बिजनेस यूज कर रहा है AS2 के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट की सारी वैल्यूएशन होगी, प्रेजेंटेशन होगी AS13 के हिसाब से। इन अकॉर्डेंस विद द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, की जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीक्स टू सजेस्ट रूल एंड क्राइटेरिया फॉर accounting measurements। these standards harmonize the diverse accounting policies। ये जो स्टैंडर्ड है यहाँ पर diverse accounting policies होती हैं, प्रैक्टिस होती हैं, प्रेजेंट यूज इन इंडिया के लिए, ठीक है जी। कि बेसिकली आज के समय में क्या क्या चीजें अप्लाई होनी है, क्या क्या चीजें, क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं आपके प्रेजेंटेशन के अंदर, वो सारी की सारी चीजें आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताई गई होती हैं। और ये टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या होती है, अपडेट होती रहती है, अमेंडमेंट आती रहती है कहीं ना कहीं। इसलिए आप देखते हैं आपका जो FR का पेपर है, फाइनल का पेपर है, उसमें अमेंडमेंट आती रहती है, लॉ के पेपर में अमेंडमेंट आती रहती है। सर आई डन टुडे चैप्टर 6 लॉ में कंपनी। बेटा लॉ के अंदर देखो, जिस भी बच्चे को दिक्कत आ रही है ना, उसके लिए सिर्फ एक ही बात है, एक तो भाई साहब आपकी जो कीवर्ड्स हैं उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रख लेना, राइटिंग प्रैक्टिस पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे दो। और लॉ में दिक्कत आ रही है यार, BCR को बहुत अच्छा कर लो, BCR 40 नंबर का आएगा, अगर आपने 5-6 दिन भी अच्छे से लगा लिए ना तो कहीं ना कहीं 30-35 नंबर कहीं नहीं गए, 30 नंबर तो मरे से मरे हैं। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, फिल कैसे करना है, इसके बारे में सबके बारे में वीडियो आ जाएगी जल्दी, तो घबराइए मत, ठीक है। और सेशन कैसा लग रहा है जरा ये भी बता दीजिए, और सेशन खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर हर कोई बच्चा कमेंट करके जाएगा कि कैसा रहा सेशन, ताकि अगला सेशन ट्रू फॉल्स का इससे भी जानदार हो, शानदार हो, मजेदार हो। चलिए, The main advantages of setting accounting standard is that adoption and application of accounting standard ensure uniformity। तो adoption होने से, application होने से क्या होगा, जब accounting standard सेट कर दिए जाएंगे, यूनिफॉर्मिटी होगी कि भाई साहब सारे बिजनेसमैन की जो अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे सेम तरीके से प्रेजेंट हो रही है, तो यूनिफॉर्मिटी होगी कि नहीं होगी,
होगी, कंपेयर करना आसान होगा किसी की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठा के, एंड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके बिजनेस के अंदर अप्लाई हो रहे हैं, इवन आई कैन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बाद में तो IFRS हो गए थे, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कहीं ना कहीं आपके जो फॉरेन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कहीं ना कहीं आप ऐसे समझ सकते हैं, तो फॉरेन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं बहुत सारे। इसकी वजह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। और फॉर एग्जांपल यूएसए में कोई बिजनेस चल रहा है, उसके अकाउंट्स को और हमारे अकाउंट्स को कहीं ना कहीं मैच करना एक लेवल पे आसान हो गया है, तो वहाँ के लोग क्या इंडिया के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे? हाँ जी सर, कर पाएंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा फायदा है इसका। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी एंड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आपकी एक प्रेजेंटेशन बहुत प्यारी होगी, एक क्योंकि एक तरीके से हो रही होगी सबकी। अदर एडवांटेजेस वैसे बताए थे, रिडक्शन इन वेरिएशन नहीं होगी बिल्कुल भी। उसके अलावा डिस्क्लोजर, बियॉन्ड डिस्क्लोजर आप लॉ के हिसाब से देंगे सारे के सारे, और कंपैरिजन करना आसान होगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, तो एक्सप्लेन करनी है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग हम वैसे आपके साथ बता चुके हैं। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या है? जहां पर क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन तो तब रिकॉर्ड करना है जब वो हो रही है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कैश कितना आया कितना गया, कोई नहीं है, छोड़ दो उसे। एमोटाइजेशन क्या होता है? एमोटाइजेशन बेसिकली देखो, डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट्स पे, डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट्स पे। आपके जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है एमोटाइजेशन, लगता है डेप्रिसिएशन ही, उसका नाम होता है एमोटाइजेशन। ठीक है जी। कंटीजेंट एसेट्स, कंटीजेंट एसेट्स क्या होते हैं? कंटीजेंट एसेट बोले तो पॉसिबल एसेट्स, पॉसिबल बेटा कंटीजेंट जब भी वर्ड आएगा आपको याद रखना है वर्ड पॉसिबल, यानी कि बेसिकली ये मेरा एसेट होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कुछ फ्यूचर सर्टेन और अनसर्टेन इवेंट्स पे, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स पे। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के लिए क्या, फॉर एग्जांपल के लिए भाई साहब, हमने किसी दूसरी कंपनी पे केस कर दिया है, केस कर दिया है, हमने बोला है भाई साहब हमारा लॉस हो गया तुम्हारी वजह से 5 लाख रुपए का। अब इसके मतलब वो 5 लाख रुपए मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसकी अभी कोई संभावना नहीं है। हमारे जो वकील साहब है वो कह रहे हैं भाई चांसेस आर वेरी लो, 20-30% की संभावना है कि पैसे आ जाएंगे। तो हम क्या अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो कंटीजेंट एसेट बेसिकली एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल कह सकते हैं, पॉसिबल एसेट कह सकते हैं इसे आप, कंटीजेंट एसेट को। बेसिकली होने की संभावना 50% से कम होती है तो उसे पॉसिबल वर्ड कहते हैं। ऐसी कंटीजेंट लायबिलिटी होता है कि लायबिलिटी ये कहीं ना कहीं लायबिलिटी है ड्यू टू पास्ट इवेंट्स, बट ये भी डिपेंड करेगी ऑन द फ्यूचर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। ठीक है ना। जब ऐसी लायबिलिटी की संभावना है, ऐसी कोई लायबिलिटी है जिसकी अभी कोई कहीं ना कहीं या तो आप अमाउंट नहीं निकाल पा रहे हैं एग्जैक्ट, ठीक है ना, अमाउंट एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर उसकी होने की संभावना 50% से कम है, तो वो आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। चलिए आज अब एक-एक करके देख लेते हैं। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, the method of recording transaction by which revenue, cost, assets and liabilities are reflected in the accounts in the period in which they accrue। तो liabilities, cost, revenue, assets आप तब दिखा रहे हैं जब वो accrue हो रहे हैं। Amortization, the gradual and systematic writing of an asset on an account over an appropriate period। Amortization बेसिकली यहाँ पर intangible asset भी लिखना है इन्हें, अदरवाइज दिक्कत है। ठीक है। Contingent asset, an asset that existence, ownership or value which may be known or determined only on the occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain events, है ना, फ्यूचर पे डिपेंड करेगा। ऐसी contingent liability, an obligation relating to an existing condition or situation which may arise in future, जो arise होगी फ्यूचर में, which may arise in future depending on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, जो डिपेंड होगी occurrence और non-occurrence पे, फ्यूचर इवेंट पे। हाँ तो बता दिया ना। चलो अगला देख रहे हैं। डिस्कस द फॉलोइंग, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। आपका क्या मतलब है प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट से? तो प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या मतलब है भाई? हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। तो प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट कौन सी होती है सर? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट होती है हमारे लेजर्स। क्यों? अरे सर देखो, लेजर के अंदर आपकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही होती है ना, सारी की सारी, चाहे वो रियल अकाउंट हो पर्सनल अकाउंट हो, सारे के सारे यही रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसी के बेसिस पे आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कौन सी है? लेजर अकाउंट्स है, क्योंकि कहानी सारी यहीं से चालू होती है, उससे पहले तो आप सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे। तो लेजर इज नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज इट प्रोवाइड्स द फुल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये प्रोवाइड कर रही है फुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू एनी इंडिविजुअल अकाउंट, कि पर्टेनिंग टू मतलब कोई किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का है, उसके अगेंस्ट हमारा क्या बन रहा है? एक लेजर बन रहा है। लेजर कंटेन्स ऑल सेट ऑफ अकाउंट्स, लेजर के अंदर मैंने आपको बताया सारे के सारे अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, रियल हो या नॉमिनल अकाउंट्स हो। क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद क्या था? नेक्स्ट था व्हाट आर द रूल्स ऑफ पोस्टिंग ऑफ जनरल एंट्रीज इनटू द लेजर। क्या रूल्स है जनरल एंट्री को लेजर में पोस्ट करने के लिए, है ना। तो बेटा आपको लेजर में पोस्टिंग के लिए क्या रूल है? व्हाट आर द एंट्रीज ऑफ पोस्टिंग ऑफ जनरल एंट्रीज इनटू द लेजर। तो सर सीधी सीधी बात है,
क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी जनरल एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और किस नाम से डेबिट होगा सर, कैश की वजह से, क्योंकि परचेज डेबिट हुआ है, क्रेडिट में कैश है ना, तो अगर मैं परचेज अकाउंट बनाऊंगा तो परचेज अकाउंट में यहाँ पर लिखूंगा कैश, ऐसे डेबिट करूंगा, ठीक है जी। उसके अलावा डेबिट साइड पे है तो टू लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पे है तो बाय लिखा जाएगा। ये कहीं ना कहीं कुछ रूल्स है, रूल्स ऑफ लेजर। हाँ जी, हाँ जी। और कैश बुक बिल्कुल सही कहा बेटा ने, कैश बुक बोथ प्रिंसिपल एंड लेजर आपका सब्सिडरी बुक होती है, सेकेंडरी बुक। तो रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इनटू द लेजर, सेपरेट अकाउंट इज ओपन इन द लेजर बुक फॉर ईच अकाउंट, हर एक अकाउंट के लिए सेपरेट अकाउंट बुक खुलता है, सेपरेट अकाउंट खुलता है हर एक बुक के लिए। एंड एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल आर पोस्टेड टू द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स अकॉर्डिंगली, और आप सेपरेटली अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करते हो वहां पर सेपरेटली। इट इज अ प्रैक्टिस टू यूज वर्ड्स, यहाँ पर आप क्या करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं टू और बाय के, टू डेबिट साइड पे और बाय क्रेडिट साइड पे। पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन इन द लेजर, the word to is used in the particular column with the accounts written on the debit side, debit side पे आप to use कर रहे हैं, while buy is used with the accounts written in the particular column of the credit side. These to and buy do not have any meaning, इनका कोई meaning नहीं है ऐसा, but these are used account debited and credited, कि to आप debit के लिए use कर रहे हैं। और अगर मैं देखूं, देखो ना यहाँ पर आपने एंट्री क्या करी थी, परचेज टू कैश, यही करी थी ना कि नहीं करी थी, हाँ जी सर। तो ये टू कैश ही तो मेरा परचेज अकाउंट में लिखा जा रहा है, और डेबिट साइड के लिए यहाँ पर बाय लिख रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद द कंसर्न अकाउंट डेबिटेड इन द जर्नल शुड आल्सो बी डेबिटेड इन द लेजर, बट रेफरेंस शुड बी रिस्पेक्टिव टू द क्रेडिट अकाउंट, कि आप कोई अकाउंट अगर आपने जर्नल में डेबिट करा है तो वो आपके अकाउंट में भी, लेजर अकाउंट में भी डेबिट होगा, बट वहां पर जो नाम आएगा वो उसके आपके दूसरे वाले का कोरस्पॉन्डिंग अकाउंट का आएगा, क्लियर है। डिस्कस द बेसिस कंसिडरेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको बेसिस कंसिडरेशन यानी कि किन बेसिस पे हम किसी भी एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बांटते हैं वो बताना है। किस बेसिस पे आप किसी भी एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बांट रहे हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर में बांट रहे हो, ये बताना है। सर ये तो बड़ा खतरनाक चीज आ गया बेटा, देखो ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और एक आधा नंबर लिख के आ जाएंगे। और ये जुलाई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन था, बट बहुत कम बच्चे इसे अटेंड कर पाएंगे। अब देखो सबसे पहली बात, बेसिस कंसिडरेशन, कि आप किस बेसिस पे अपनी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बांटोगे ये बताना है। अब सबसे पहली बात तो बेटा ये आती है कि भाई साहब डिपेंड करेगा कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है फर्नीचर का, सबसे ज्यादा आसान यही है, हाँ फर्नीचर का बिजनेस है। अब मेरे बच्चे फर्नीचर का बिजनेस है, तो आप जो भी फर्नीचर परचेज करेंगे, सेल करेंगे, वो आपके लिए क्या है, एक तरह से जो भी आप फर्नीचर परचेज करेंगे वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि नहीं है। भाई साहब आप यहाँ पर खरीद ही रहे हो उस फर्नीचर को बेचने के लिए, तो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट अगर हमारा फर्नीचर का काम नहीं है तो हम जो भी फर्नीचर परचेज कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, वो एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मेरे लिए फर्नीचर ही क्या है, मेरे लिए फर्नीचर एक एसेट है। इतनी बात समझ आती है कि नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस किस चीज का है इससे भी डिपेंड करेगा कि आपका जो खर्चा है वो पता लगेगा। इसके अलावा जो खर्चे का नेचर है वो क्या है, कि खर्चा किस वजह से हो रहा है, क्या रीजन है, पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। चलो आ जाओ देखते हैं। देखिए द बेसिक कंसिडरेशन ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या नेचर है, जैसे मैंने आपको बताया फॉर ए ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर, अरे वाह, परचेज ऑफ फर्नीचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या अगर फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट फॉर एनी अदर ट्रेड द परचेज ऑफ फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप उसे एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाएंगे एंड शोन इन द बैलेंस शीट एज एसेट, और बैलेंस शीट में एज एसेट दिखाएंगे। Therefore, the nature of business is very important criteria in separating expenditure between capital and revenue. तो इसीलिए जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाएगा किसमें, कि सेपरेट करने में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, जो बताया ना अभी आपको। अब रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर कोई भी एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का है तो इससे हमें पता लग जाता है कि यार ये ना हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हमारे जो कैपेक्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो कभी कभी होते हैं। एसेट कभी कभी परचेस करते हो ना, साल में एक बार 2 बार, या हर साल परचेस करते रहते हो, तो एक बार मशीनरी खरीद ली 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जबकि आपकी जो करंट एसेट्स है वो बार बार खरीदने हैं, इन्वेंट्री है बार बार खरीदनी है, ठीक है ना। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंस इज क्वाइट ऑफन, कि बहुत ज्यादा है इन अकाउंटिंग ईयर, देन इट इज सेड टू बी एन एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, अगर बहुत ज्यादा है तो वो रेवेन्यू नेचर की है। वेल नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, इनफ्रीक्वेंट इन नेचर है एंड डू नॉट अकर ऑफन इन एन अकाउंटिंग ईयर। मंथली सैलरी और रेंट इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मंथली सैलरी पे कर रहे हो, हर मंथ सैलरी देनी है, रेंट देना है, तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। As they are incurred every month, while purchase of asset is not the transaction done regularly, कि आप एसेट परचेज कर रहे हो वो ट्रांजेक्शन रेगुलरली नहीं हो रही है, therefore classified as a capital expenditure unless materiality criteria defines it as a revenue expenditure। जब तक materiality concept आपको ना बता दे कि भाई साहब ये revenue expenditure है।
पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस अभी बताया था कि एक्सपेंसेस का क्या पर्पस है। एक्सपेंसेस अगर आप रिपेयर कराने के लिए कर रहे हो मशीनरी को, ठीक है, तो वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट आपने कोई खर्चा करा है जिसकी वजह से, कोई आपने, आपके पास एसेट था, आपने उस पर कोई ऐसा खर्चा करा जिसकी वजह से उसके ना क्या बेनिफिट, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी बिल्डिंग में लाइटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब वायर कनेक्शन है, आपने उसमें खर्चा करा और उसकी वजह से आपको बिल कम आएगा। तो इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया, आपने ना कोई बेनिफिट एग्री कर लिया उस खर्चे की वजह से, तो ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। बट आपने नॉर्मल फिटिंग कराई थी, नॉर्मल कुछ वायर चेंज कराई थी जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो, expenses for repairs of machinery may be incurred in the course of normal maintenance of asset. Such expenses are revenue nature. अगर आपका normal course of business के अंदर है तो revenue nature का है। But on the other hand, expenditure incurred for major repair. अगर आपने कोई major repair कराई है जिससे उस asset की कहीं ना कहीं वैल्यू इंक्रीज हो गई है या उससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा आने लगेगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई है, तो वो कैपिटल इन नेचर है। क्लियर है? मैंने एसेट पे कोई खर्चा करा जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है या उससे मेरी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, तो ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट अगर नॉर्मल नेचर का खर्चा है, वो सिर्फ उस मशीन को सुचारू रूप से काम करने के लिए लगाया गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अफेक्ट क्या है, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस पे क्या है। अब फॉर एग्जांपल द एक्सपेंसेस विच हेल्प टू जनरेट इनकम, जो एसेट्स आपको रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं। अब बेटा आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, तो क्लास लेने के लिए सिस्टम है, ये कैमरा है या ये माइक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये एक मेरे लिए एसेट है जिससे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, हाँ कि ना, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, किस नेचर के हैं सर, ये फिक्स एसेट नेचर के हैं, ठीक है ना। इस ये वाले जो खर्चे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा भी नहीं है कि यार 1 महीने में खत्म हो जाएंगे, 2 महीने में खत्म हो जाएंगे, लंबे समय तक चलेंगे, 1-2 साल, 3 साल, 5 साल, ठीक है। तो द एक्सपेंसेस विच हेल्प टू जनरेट इनकम रेवेन्यू इन द करंट पीरियड, अगर सिर्फ करंट पीरियड में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर है एंड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू अर्न्ड इन द करंट पीरियड। अगर कोई ऐसा खर्चा करा गया है बिजनेस के अंदर जिससे वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, अभी एसेट है यार, ये एक सिस्टम है, लंबे समय तक चलेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 1 साल से ज्यादा तक मेरे को बेनिफिट मिलेगा इससे, हाँ जी। ऑन द अदर हैंड इफ एक्सपेंडिचर हेल्प टू जनरेट रेवेन्यू मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, इट इज जनरली कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसे क्या कहा जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा सर। बिल्कुल बढ़िया, शानदार, फर्स्ट क्लास। मेटीरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, मेटीरियलिटी कि कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज अनदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल, कि भाई साहब कितना अमाउंट इन्वॉल्व हो रहा है किसमें, रेवेन्यू में और कैपिटल में, वो भी आपका जरूरी है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक, भाई साहब सब्सिडरी बुक का क्या एडवांटेज है जरा ये भी बता दो। तो मेरे बच्चे सब्सिडरी बुक का क्या एडवांटेज है सर, अब देखो सब्सिडी बुक होती क्या है, सबसे पहले 6 तरीके की सब्सिडी बुक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये होती है ना, हाँ जी। तो ये जो सब्सिडी बुक है इससे होता क्या है कि भाई साहब आप अपनी जो रिकॉर्डिंग वाली ट्रांजेक्शन है आपने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब भाई साहब पहला फायदा तो ये है कि यार तुम्हारी परचेज की सारी ट्रांजेक्शन एक जगह है, सेल की एक जगह है, परचेज रिटर्न की एक जगह है, सेल डन की एक जगह है। इससे सबसे पहला फायदा क्या हुआ, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया है, आपने अपने काम को डिवाइड कर दिया है। अब चाहो तो परचेज, अगर आपका काम ज्यादा है, बहुत सारा बड़ा काम है, परचेज के आपने एक बंदे को अलग थमा दी, सेल्स वाले को एक अलग थमा दी, परचेज रिटर्न अलग बंदे को थमा दी और सेल रिटर्न अलग बंदे को थमा दी। तो उससे क्या होगा, काम करना आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा वर्क के अंदर स्पेशलाइजेशन। भाई साहब एक ही बंदा अगर रेगुलर 1 साल तक परचेज की एंट्री करेगा तो उसे परचेज के अंदर कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं ये फायदा हो गया, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है ना, आपके लिए सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी चीज़ों की, ठीक है ना। आपके पास एक जगह सारी परचेजेज हैं तो उसको समराइजेशन आसान हो जाएगी। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं आज ही। तो एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक, द यूज ऑफ सब्सिडरी बुक अफोर्ड्स द अंडर मेंशन्ड एडवांटेजेस। क्या क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क करना आसान हो गया हमारे लिए, जैसे कि सिंस इन द प्लेस ऑफ वन जर्नल देयर विल बी सो मेनी सब्सिडरी, अब एक जर्नल की जगह कई सारी सब्सिडरी बुक आ गई हमारे पास, ठीक है। बुक्स द अकाउंटिंग वर्क में भी डिवाइडेड अमंग्स नंबर ऑफ क्लर्क, तो हमारा जो अकाउंटिंग वर्क है डिफरेंट नंबर ऑफ क्लर्क में डिवाइड कर पाएंगे आराम से बिना किसी दिक्कत परेशानी के। स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन आ पाएगी, एफिशिएंसी आ पाएगी। व्हेन द सेम वर्क इज अलॉटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब सेम वर्क एक ही पर्सन को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बार बार दिया जाएगा उसे, तो कहीं ना कहीं उसमें वो क्या हो जाएगा सर, निपुण हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, हाँ जी। ही एक्वायर्स फुल नॉलेज ऑफ इट, तो उसके लिए फुल नॉलेज आ जाएगी एंड बिकम्स एफिशिएंट इन हैंडलिंग इट, थस द अकाउंटिंग वर्क विल बी डन एफिशिएंटली, तो जो अकाउंटिंग वर्क है वो डन हो पाएगा एफिशिएंटली। क्लियर है। सेविंग ऑफ टाइम, अब बेटा डिफरेंट आपने वर्क बांट दिया है, तो अगर आपको जल्दी जल्दी काम कराना है, भाई साहब अपने जो आपके क्लर्क है उनको बोलोगे भाई साहब तू परचेस की एंट्री कर, तू सेल्स की एंट्री कर, ये हो ही रहा है ना। तो वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी अंडरटेकन साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ नंबर ऑफ बुक्स, परचेस की बुक भी एक साथ चल रही है, सेल की बुक भी एक साथ चल रही है, तो सारे काम एक साथ निपट रही है। दिस विल लीड टू द वर्क कंप्लीटेड बीइंग क्विकली, तो इससे वर्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा।
अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपके पास इन्फॉर्मेशन हर एक चीज की अवेलेबल रहेगी। सिंस अ सेपरेट रजिस्टर ऑफ बुक इज केप्ट फॉर ईच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईच ट्रांजेक्शन विल बी अवेलेबल एट वन प्लेस, तो हर एक ट्रांजेक्शन एक ही जगह पे अवेलेबल है। फैसिलिटी इन चेकिंग व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, जब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, द लोकेशन ऑफ द एरर और एरर्स फैसिलिटेटेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट बुक्स, की फैसिलिटेट हो रही है जो सेपरेट बुक्स है। इवन द कमीशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स विल बी चेक्ड बाय द यूज ऑफ वेरियस सब्सिडियरी बुक, तो आप फ्रॉड्स, आपका एरर ऑफ कमीशन, आप सारा का सारा चेक कर पाएंगे सब्सिडियरी बुक की वजह से। आपके लिए कहीं ना कहीं चेकिंग करना आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज, तो ये तो मैं ऐसे में थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। प्रोविजन के लिए आपको याद रखना है कि इट इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी, इट इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी। भाई साहब आज की डेट में मेरे सर पे कोई बोझा खड़ा है, मेरे सर पे कोई बोझा खड़ा है और उसको मैं एस्टिमेट कर पा रहा हूं, इसलिए मैं प्रोविजन बना पा रहा हूं। बट जबकि कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब मेरे बच्चे सिर्फ इतना सा है, इट इज अ पॉसिबल लायबिलिटी, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। वो प्रेजेंट एप्लीकेशन है, ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है कि ये फ्यूचर के अंदर लायबिलिटी हो भी सकती है। इट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स, ठीक है जी, ऑन अनसर्टेन इवेंट, और ये हमारे हाथ में नहीं होता कि वो इवेंट हो जाए या ना हो, पैसा देना पड़े या ना देना पड़े। तो इसलिए ये कहते हैं इसे कंटिंजेंट लायबिलिटी और ये कहते हैं आपकी प्रेजेंट लायबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आ जाइए तो डिस्टिंग, सिर्फ अगर आपको इतना याद रह गया ना, इट इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, तो वही बात पक्की है। सर 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स, 12 मार्क्स की ट्रू फॉल्स और 10 से 12 नंबर की ही थ्योरी आती है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5th to 6th जो होता है उसके अंदर भी थ्योरी पूछी जाती है, तो 25 नंबर के आसपास की थ्योरी ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज, तो प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट। प्रोविजन क्या है? एक प्रेजेंट लायबिलिटी है, अमाउंट हमें इतना मतलब अनसर्टेन है, बट हम एस्टिमेट कर सकते हैं, ये बात श्योर है, ठीक है जी। अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलिएबली, जैसे मेजर करा जा सकता है रिलिएबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, हम यहां पर एस्टिमेट कर पाते हैं और कुछ नहीं है। कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर इवेंट्स, जो डिपेंड करेगी वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स पे, ठीक है जी। प्रोविजन मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, प्रोविजन आप इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो जो लायबिलिटी है ना उसने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर लिया है, जबकि कंटिंजेंट लायबिलिटी ने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं करा है ना। कंटिंजेंट लायबिलिटी फेल्स टू मीट द सेम। वेरी गुड सर। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एन एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोविजन रिकॉग्नाइज करते हैं जब एंटरप्राइज की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट की वजह से। एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, यहां पर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने की संभावना पूरी की पूरी है। देखो प्रोविजन को कब रिकॉग्नाइज करना है? एंटरप्राइज की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट की वजह से। उसके अलावा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज यानी कि यहां पर आपके पैसे लगने चाहिए। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल हम पे किसी ने मानहानि का दावा कर रखा है, बट हमारे लॉयर भाई साहब कह रहे हैं अरे सर एक माफीनामा लिख दोगे ना, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो वो आपके लिए प्रोविजन नहीं बनेगा, वो आपके लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल, यहां पर आपके इकोनॉमिक बेनिफिट आपके आउटफ्लो होने चाहिए, ये प्रोबेबल हो। प्रोबेबल बोले तो मोर देन 50%, मोर देन 50%, वेरी गुड। एंड रिलीएबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ दैट ऑब्लिगेशन, रिलीएबल एस्टिमेट करा जा सके उस अमाउंट का, बिल्कुल सही है। कंटिंजेंट लायबिलिटी इंक्लूड्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, कंटिंजेंट लायबिलिटी में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी आती है। सर ये कैसे हो गया? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो यहां नहीं चाहिए, बट बेटा ध्यान से सुनो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट डू नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। कई बार क्या होगा कि आपकी है तो मतलब वहां पर प्रेजेंट लायबिलिटी, हमें पता है पैसे देने हैं, बट या तो हमें ये नहीं पता यार कितने पैसे देने हैं, तो भी मेरे लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाएगी। या फिर क्या हो, हाँ जी, या फिर प्रोबेबल ना हो कि पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे। देखो दैट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बिकॉज आइदर इट इज नॉट प्रोबेबल दैट सेटलमेंट ऑफ दोज ऑब्लिगेशन विल रिक्वायर आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, हो सकता है पैसे ना देने पड़े, पैसे नहीं देने पड़ेंगे तो वो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी। आपको पता है कि यार केस तो मैं हारूंगा ही, बट ये पता है कि जरूरी नहीं है कि पैसे ना देने पड़े, ठीक है, पैसे नहीं देने पड़ेंगे तब भी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। और द अमाउंट कैन नॉट बी रिलीवेबली एस्टिमेटेड, दो चीजें हो गई हैं यहाँ पर। दो केसेस के अंदर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होते हुए भी आपके लिए वो कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाएगी। वो कौन सी होगी? सर पहला तो ये कि हो सकता है कि हमारा लॉस होने की मतलब केस हारने की संभावनाएं हैं, बट वहां पर ना आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा है कुछ भी। दूसरा, हम अमाउंट एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे, हो सकता है 5 लाख हो सकता है 50 लाख हो, तो अमाउंट आप एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे, उस केस में भी आपकी प्रेजेंट लायबिलिटी भी आपके लिए एक कंटिंजेंट लायबिलिटी बन के रह जाएगी। क्लियर है बेटा? मूवी हंगामा जी ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, मन के सच्चे। ये डन है। आगे
if the management estimates that it is probable that settlement of an obligation will result in outflow of economic benefit, अगर मैनेजमेंट एस्टिमेट करती है कि ये भाई प्रोबेबल है कि सेटलमेंट होनी चाहिए ऑब्लिगेशन की, तो उससे आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, इट रिकॉग्नाइजेज अ प्रोविजन इन द बैलेंस शीट, तो इससे क्या होगा, रिकॉग्नाइज होगा आपका प्रोविजन बैलेंस शीट के अंदर। बहुत ही बढ़िया बात है जी। इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट इट इज लेस लाइकली, ये लेस लाइकली है, कम उम्मीद है कि इकोनॉमिक बेनिफिट विल आउटफ्लो, कि इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट हमसे आउटफ्लो नहीं होगा, टू सेटल द ऑब्लिगेशन इट डिस्क्लोजेस द ऑब्लिगेशन एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। तो वही ऊपर वाली बात है सेम तरीके से। द कॉस्ट ऑफ property plant and equipment comprises of any cost directly attributable to bring the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the enterprise. Give any 5 example of such directly attributable cost. बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एज पर AS10, वैसे आप इंटर में पढ़ेंगे, एज पर AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या बोलता है, तो AS10 बोलता है जब भी कोई एसेट परचेज करा जाएगा तो उस एसेट को जब तक वो एसेट रेडी टू यूज की कंडीशन में नहीं आ जाता है, कब तक नहीं आ जाता है, रेडी टू यूज की कंडीशन में नहीं आ जाता है, तब तक उस पर होने वाले सारे खर्चे उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, यानी कि वो सारे के सारे खर्चे को आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे मेरे भाई। आर यू गेटिंग दैट और नॉट? अब वो पूछ रहा है कि भाई सर ठीक है मैंने मान लिया, और इन खर्चों को हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बोले तो सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट यानी कि ये खर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं वो एसेट परचेज कर रहा हूँ, अगर मैं वो एसेट परचेज नहीं करता तो मेरा ये खर्चा भी नहीं होता यार, सीधी सीधी बात है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, भाई साहब अब आपने एसेट खरीदा है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गई, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपको फॉर एग्जांपल एसी खरीदा तो भाई एसी लगवाने के लिए ही साइट प्रिपेयर करनी पड़ती है, तो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, ठीक है जी, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। इसके अलावा सर वायर फिटिंग चार्जेस हो सकते हैं, फिटिंग चार्जेस। इसके अलावा सर, इसके अलावा और सोचें हम, सर ट्रांसपोर्टेशन हो गई, साइट प्रिपरेशन हो गई, सर आर्किटेक्ट फीस या फिर कंसल्टेंसी चार्जेस, प्रोफेशनल फीस, तो इस तरीके से जितने भी चार्जेस होंगे ना, कंसल्टेंसी हो गई, आर्किटेक्ट, प्रोफेशनल फीस, तो जितने भी खर्चे होंगे, इवन ट्रायल रन पे भी कोई खर्चा हो रहा है तो वो भी आपकी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो कई सारे होते हैं, आ जाइए देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन चार्ज की बिल्कुल सही बात है। तो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइजेस ऑफ एनी कॉस्ट that directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the enterprise। ठीक है जी। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कोई एम्प्लॉय बेनिफिट है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, एक्विजिशन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइटम से रिलेटेड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, साइट प्रिपेयर करने की कोई कॉस्ट, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, कॉप इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, इंस्टॉलेशन पे कोई कॉस्ट लगी है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग यानी कि ट्रायल रन कॉस्ट, whether the asset is functioning properly after deducting the net proceeds from the selling the item produced, यानी कि ट्रायल रन के दौरान आपकी जो भी कोई कॉस्ट लगी है, प्रोफेशनल फीस कोई भी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रायल रन एक्सपेंसेस, thus all the expenses which are necessary for the asset to bring it into the condition and location necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management are become the part of the cost of asset। डन है? अभी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तो हम पढ़ चुके थे, हमें यहाँ पर करना है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है भाई? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बोलता है कि भाई साहब आपका बिजनेस माना कि लॉन्ग टर्म तक चलेगा, इंडेफिनेट पीरियड तक चलेगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस की लाइफ को ना एक डेफिनेट पीरियड में बांटना पड़ेगा, ताकि उन डेफिनेट पीरियड के बाद आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को जज कर पाए। तो तभी तो बेटा हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो जनरली होता है। तो इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर क्या करते हैं आप, अपनी 1 साल की परफॉर्मेंस को जज करते हैं, भाई साहब कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, मेरी क्या पोजीशन है, मेरी क्या बैलेंस शीट है, यही तो होता है। तो इस पीरियोडिसिटी कंसेप्ट की वजह से तो होता है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड, कि अकाउंट्स आप एवरी पीरियड के बाद बनाते हैं, नॉट एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ द एंटिटी, एंटिटी की लाइफ के एंड के बाद नहीं। आपको पता है कि आपका बिजनेस एंड बहुत लंबे समय तक चलेगा, 10-15 साल, बट ऐसा नहीं है कि बिजनेस की लाइफ जब एंड होगी तब बनाओगे, हर साल बनाओगे। दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड। तो इसलिए अपन अपनी बिजनेस की जो लाइफ है उसके डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड में बांट देते हैं और उसके हिसाब से अपनी सारी की सारी चीजें करते हैं।
Usually this period is one accounting year. We generally follow 1st April to 31st March of the following year. What is petty cash book? Write any two advantages. Petty cash book क्या है सर? कुछ नहीं है. अब यार हमें पता है कि यार हमारा बिजनेस है, बहुत बड़ा खासा बिजनेस है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो यार यहाँ पर बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल चाय का खर्चा है, चाय पीने का, ठीक है जी. अब ऑफिस बॉयज है, उनको इधर उधर जाना पड़ रहा है, तो टैक्सी फेयर्स, ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा है. तो ऐसे खर्चों के लिए हम क्या करते हैं, हम ना किसी कैशियर को अपॉइंट कर देते हैं, एक पेटी कैशियर को अपॉइंट कर देते हैं, और वो पेटी कैशियर को बोलते हैं कि भाई साहब देख, ये पकड़, हर महीने का ना छोटे मोटे खर्चे के लिए मैं तेरे को ना अभी दे रहा हूँ 5,000 रुपये. 500 रुपये बहुत कम हो जाता है, 5,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, इससे 5,000 का खर्चा करियो, और जब तेरे खत्म हो जाए मेरे को बता दिया, मैं दोबारा 5,000 दे दूंगा. इस तरीके से आप पेटी कैशियर एक अपॉइंट कर देते हैं, जिससे सारे के सारे छोटे खर्चे मेन अकाउंटेंट पे उसकी जिम्मेदारी नहीं आती है. एक पेटी कैशियर भाई साहब वो छोटे मोटे खर्चे मैनेज कर लेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं जो मेन अकाउंटेंट भाई साहब होंगे उनके लिए चीज़ों को रिकॉर्ड करना आसान हो जाएगा, करना आसान हो जाएगा. ठीक है जी. तो सारी की सारी स्मॉल ट्रांजेक्शन आप पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं. आ जाइए. In a business house, a number of small payments such as taxi fare, cartage, etc. to be made. तो छोटी छोटी पेमेंट्स होती है जो करनी पड़ती हैं. If all these payments are recorded in the cash book, अगर ये सारी की सारी पेमेंट्स कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी, it will become unnecessarily heavy. तो ये अननेसेसरीली हैवी हो जाएगी, बहुत सारी ट्रांजेक्शन वहाँ रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी. अब वहीं 5 लाख की सेल दिख रही है और वहीं 50 रुपये का खर्चा दिख रहा है, अच्छा लगेगा ना ऐसे, इसलिए. तो ऑल्सो द मेन कैशियर विल ओवरबर्डन विद दिस वर्क. तो मेन कैशियर के भी भाई हालत पस्ता हो जाएगी, इतना मेन वर्क कराओगे उससे. तो Therefore it is usual for firms to appoint a person. तो इसलिए हम एक पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं, है जी, एज अ पेटी कैशियर, एंड टू entrust the task of making small payments. की सारी स्मॉल पेमेंट भाई तू ही कर. ऑफ कोर्स ही विल रिम्बर्स्ड द पेमेंट मेड. तो आप सारी पेमेंट बाद में उसे दे दोगे. Later on analysis, the respective account may be debited. तो respective account आप डेबिट कर देंगे. Impress system of petty cash is followed. Impress system of petty cash इसे कहते हैं. Impress system of petty cash का मतलब कुछ नहीं है, accrual basis accounting है. Under the system, a fixed sum of money is given to a petty cashier. एक fixed sum of money petty cashier को दे देते हैं, ठीक है जी, फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ फॉर अ प्रिस्क्राइब पीरियड के लिए, ठीक है जी. जैसे 1 महीने के लिए दे दी, 20 दिन के लिए दे दी, ऐसे. एडवांटेजेस क्या है? सेविंग ऑफ टाइम ऑफ द पेटी कैशियर का टाइम बच गया. सेविंग इन लेबर इन राइटिंग ऑफ द कैश बुक एंड पोस्टिंग इट टू द लेजर. तो भाई साहब आपको छोटी मोटी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके पोस्टिंग नहीं करनी पड़ी, आपने पेटी कैश बुक बना ली है, ठीक है ना. मिसलेनियस ट्रांजेक्शन. कंट्रोल ओवर स्मॉल पेमेंट्स पे भी कंट्रोल आ गया. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. आपको शॉर्ट नोट लिखना है. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बाय रिलेवेंसी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, है ना, और कंपेरेबिलिटी. ये सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या है, कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव कैरेक्टरीज है. आ जाइए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव सम क्वालिटेटिव कैरेक्टरीज सो दैट दे मे प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन. तो इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी यूजर्स को. दीज आर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जैसे कि अंडरस्टैंडेबिलिटी. आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, रिलेवेंस होनी चाहिए उसकी यहाँ पर, यानी कि जो आप वहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो उसकी कोई क्या होनी चाहिए, रिलेवेंस होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबल हो, कंपेरेबिलिटी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीटनेस. आ जाओ समझते हैं. अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, शुड बी प्रोवाइडेड सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर यूजर. अगर वो क्या होंगी, अगर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो फाइनेंशियल जो आपके यूजर्स हैं उनको पढ़ना आसान होगा उनके लिए. फॉर दिस रीजन इट इज एज्यूम दैट, इसी रीजन की वजह से हम ये मान के चलते हैं कि यूजर्स के पास ना एक बेसिक नॉलेज है कॉमर्स की. हम ऐसा नहीं बताने बैठते भाई डेबिट का मतलब होता है ये, क्रेडिट का मतलब होता है ये, एस का मतलब होता है, ऐसे नहीं करते. आप एक मान के चलते हो यार बेसिक नॉलेज तो होगी उसके पास. It is that users have reasonable knowledge of business and economic activities and they study information with reasonable diligence. और भाई ढंग से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं मजे मार रहे हैं तुम्हारी तरह. Information regarding complicated matters. कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स के बारे में भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार उसको समझ नहीं आएगी, छोड़ो, ऐसा नहीं करना. उसको समझ आए ना आए, आपको दिखानी पड़ेगी. should be included in the statement because of this relevance to the economic decision making needs of the user and it should not be excluded. इसलिए exclude नहीं करा जा सकता merely on the ground that it may be too difficult for some user to understand. हम ये बात नहीं कह सकते कि यार इतनी डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन है यूजर को तो समझ नहीं आएगी, वो तो बच्चा है बेचारा, ऐसा नहीं कर सकते. आपको दिखानी पड़ेगी, सामने वाले को आए समझ या ना आए, आपको अपना काम करना है. चलिए, रिलेवेंस यानी कि भाई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, ऐसा नहीं मजाक मस्ती कर रहे हो हमारे साथ. रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है सिर्फ और सिर्फ, फालतू की इन्फॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है. Incorporate the information, the financial statement which is relevant for decision making. जो relevant हो decision making के लिए. Quality of relevance of the information is determined, वो determine होगी when it influence the decision making of the user. जब उससे decision making का जो decision making है users की वो affect होगी. My name is यश, ठीक है, आपके प्यारे यश सर. Reliability का मतलब क्या है भाई, reliable होनी चाहिए, ऐसा नहीं फालतू की.
इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबल यानी कि आप मतलब फुल प्रूफ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको लगा था और आपने करके दे दिया, भाई साहब प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए उसका, है ना। लेवल ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज हाई मैंने इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर्स। जब वहां पर मटेरियल एरर्स नहीं होंगे तभी आप कह सकते हैं कि भाई साहब इन्फॉर्मेशन जो है वो हाईली रिलायबल है। एंड बायस डिसीजन, इन्फॉर्मेशन में भी रिलेवेंट बट सो अनरिलायबल इन नेचर। हो सकता है इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट तो है बट अनरिलायबल है। अनरिलायबल बोले तो भाई रिलायबल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि यार ये काम सही ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है। हो सकता है एरर के वजह से आपको दिख रहा है कि यार 50,000 का लॉस है, बट हो सकता है वो मटेरियल एरर्स की वजह से हो। और रिप्रेजेंटेशन दैट इज रिकॉग्निशन मे बी मिसलीडिंग, जो रिकॉग्निशन बैडली मिसलीडिंग होगी, ठीक है। कंपेरेबिलिटी क्या होगी, चलिए कंपेरेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी एबल टू कंपेयर द इन्फॉर्मेशन विद अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन परफॉर्मेंस। कैश फ्लो बेटा इसका कुछ नहीं है, कंपेयर कर सके, यानी कि भाई साहब इस साल के अकाउंट्स पिछले साल के अकाउंट से या इस साल की हमारी परफॉर्मेंस किसी दूसरी एंटिटी से कंपेयर कर सके, इस तरीके से आपकी होनी चाहिए। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड फेथफुली, ऐसा ना हो भाई साहब फ्रॉड करके दिया हो, सो दैट डिग्रीज रिलायबिलिटी इज हाई। कंप्लीटनेस यानी कि फुल कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आधी इन्फॉर्मेशन डाल दी आधी इन्फॉर्मेशन छुपा दी, सो दैट आप फ्रॉड कर सके। इन ऑर्डर टू प्रेजेंट मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट मस्ट बी कंप्लीट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ मटेरियलिटी और कॉस्ट की बाउंड्रीज में हो। एंड ओमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन में कॉज इन्फॉर्मेशन कि कोई चीज रह गई है, ओमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बिकॉज इन्फॉर्मेशन, अगर कोई चीज रह गई आपकी वजह से तो उससे क्या होगा, आपकी आधी इन्फॉर्मेशन की वजह से कोई चीजें फॉल्स भी हो सकती हैं और मिसलीडिंग एंड देयरफॉर अनरिलायबल एंड डेफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रिलेवेंस। तो कंप्लीट होनी चाहिए, अनरिलायबल नहीं होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, तो भाई ये 3 है, बता चुके हैं बार बार, ठीक है। शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती है, देखो सुन लो, ठीक है। अकाउंटिंग कन्वेंशन 2004 में आया था इसका कुछ, हाँ जी। अकाउंटिंग कन्वेंशन कुछ नहीं है, अकाउंटिंग कन्वेंशन कहीं ना कहीं आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूज करते करते आपको लगा यार ये चेंज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग कन्वेंशन इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि हम इतने लंबे टाइम से अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूज कर रहे थे तो उसकी वजह से कुछ हमारे चेंजेस निकल के आए, ठीक है ना। और ये जो चेंजेस हैं कहीं ना कहीं एक रूल्स नहीं है, एक साइंस के रूल नहीं है, एक आर्ट्स है एक तरह से, कि भाई साहब इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है। जैसे कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, किसकी वजह से आई है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की वजह से आई है। कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, जो अडॉप्ट करे गए थे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। भाई साहब डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करे थे, अडॉप्ट करे थे। तो उन कन्वेंशंस क्या है, कन्वेंशंस आर डेराइव्ड बाय यूसेज एंड प्रैक्टिस, कि भाई साहब हमने देखा यार फीफो अगर इस टाइम पे लगाते तो ऐसे होता है इस टाइम, तो बेसिकली कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं समझ आया कि यार ये चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। द अकाउंटेंसी बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड में चेंज ओवर द कन्वेंशन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो चेंज लाए गए उन चीज़ों को देखकर वो आपके लिए कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, एक इंप्रूवमेंट हो गई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो वही कह रहा है, द वर्ल्ड में चेंज एनी ऑफ द कन्वेंशन टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि हमारी जो अकाउंटिंग बॉडी है किसी भी अकाउंटिंग आपकी स्टैंडर्ड को चेंज कर सकती है कन्वेंशन के हिसाब से, ताकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक अच्छी बन पाए। अकाउंटिंग कन्वेंशन नीड नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन की कोई भी यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, समझे। यस सर। चलिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड कॉस्ट कंसेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, बिजनेस बंद करने की ना तो कोई आशंका है ना ऐसी कोई इच्छा है। और वहीं बात करें कॉस्ट कंसेप्ट की, तो कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि भाई साहब आपको बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है कॉस्ट पे। देखो the financial statements are normally prepared on the assumption that enterprise is going concern, कि जो enterprise है वो going concern है and will continue its operation for the foreseeable future। जो enterprise है वो अपना बिजनेस लॉन्ग समय तक करेगी, foreseeable future तक करेगी, कि हमें पता भी नहीं कितने समय तक करेगी। Hence it is assumed that enterprise has neither the intention, कि enterprise की ना तो कोई ऐसी intention है, nor the need, ना उसकी कोई ऐसी need है कि liquidate करना पड़े बिजनेस को, curtail करना पड़े materiality और scale of its operation। If such intention exists, अगर ऐसी कोई intention entity की operate भी होगी ना, अगर मन में भी उसका, then such statement will have to prepare on a different basis। तो उन statement को different basis पे prepare करना पड़ेगा। वो मैंने बताया था, अगर कोई एंटिटी गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं कर रही होती है तो उसको सारी की सारी बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम है ना उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से दिखानी पड़ती है, करंट वैल्यू पे दिखानी पड़ती है। एंड इफ सो बेसिस यूज्ड इज डिस्क्लोज्ड, और उसे उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, बाय दिस कंसेप्ट द वैल्यू ऑफ एन एसेट, जो एसेट है
इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल केस के हिसाब से, हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से आप एसेट की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। इन अदर वर्ड, एक्विजिशन कॉस्ट, ऑल्दो देयर आर वेरियस मेजरमेंट बेसिस, डिफरेंट मेजरमेंट बेसिस हैं। अकाउंटेंट्स ट्रेडिशनली प्रेफर दिस कंसेप्ट, तो अकाउंटेंट ट्रेडिशनली प्रेफर करते हैं इस कंसेप्ट को इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी के इंटरेस्ट की वजह से, है ना। इट इज हाईली ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम ऑल बायस, कि हाईली ऑब्जेक्टिव होता है। चलो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डिफाइन करनी है आपको फॉलोइंग टर्म्स। कैपिटल कमिटमेंट, कैपिटल कमिटमेंट क्या होती है? कैपिटल कमिटमेंट बेसिकली आपकी एक प्रेजेंट लायबिलिटी है, जहां पर आपने बोल रखा है भाई साहब ये पैसे दूंगा, ठीक है, तो ये होती है कैपिटल कमिटमेंट। एक्सपायर्ड कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जिसकी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं टाइम खत्म हो चुका है, वो पे करनी पड़ेगी। देखो आ जाओ, कैपिटल कमिटमेंट, फ्यूचर लायबिलिटी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, फ्यूचर लायबिलिटी है कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन मेड, यानी कि बेसिकली हमने एक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो गए हैं जिसके ऊपर हमें पेमेंट करनी है, बस। अरे मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट इतना है कि आपको वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जो मटेरियल, ऐसा नहीं है इमटेरियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में पहला एग्जांपल यही दिया था, हाँ जी, क्या एग्जांपल दिया था कि भाई साहब आपका एक एसेट है 50 लाख का, एक एसेट है आपकी वो ट्यूबलाइट वाला 5000 की, तो वो वाला दिखाओगे या वो वाला दिखाओगे? 5 लाख वाला दिखाओगे ना, तो बस वही है। एक्सपायर्ड कॉस्ट, द पोर्शन ऑफ एन एक्सपेंडिचर फॉर विच नो फर्दर बेनिफिट एक्सपेक्टेड, कि आपका एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे कोई फर्दर बेनिफिट एक्सपेक्टेड नहीं है, तो वो आपके लिए एक्सपायर्ड कॉस्ट की टर्म में आ जाती है। ऑल्सो टर्म्ड एज एक्सपेंस, इसे एक्सपेंस भी कह सकते हैं। फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज का एक जनरल चार्ज होता है जो कुछ एसेट्स पे, जो एसेट आपने क्या कर रखे हैं, जो एसेट हमने कहीं ना कहीं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी दे रखे हैं। अ जनरल चार्ज ऑन सम और ऑल एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज विच आर नॉट अटैच्ड टू स्पेसिफिक एसेट, किसी एक स्पेसिफिक एसेट से अटैच नहीं है, एंड आर गिवन, वो गिवन है एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट डेट, ये हमने सिक्योरिटी दे रखी है अगेंस्ट डेट। डिमिनिशन, एसेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज हो जाती है टाइम के साथ, वो इन द वैल्यू ऑफ एसेट बाय रीजन ऑफ बिकमिंग आउट ऑफ डेट और बी लेस यूजफुल ड्यू टू टेक्नोलॉजी का चेंजेस। अब बेटा आईफोन 15 आएगा तो 14 की वैल्यू कम हो जाएगी ना, बस वही है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड, इंप्रूवमेंट होगी प्रोडक्शन मेथड में, है ना। चेंज इन डिमांड इन द प्रोडक्शन और सर्विस आउटपुट ऑफ द एसेट, लीगल और रिस्ट्रिक्शंस। चलिए, व्हाट आर द कंटीजेंट एसेट्स, तो कंटीजेंट एसेट भी वैसे हम कर चुके हैं। कंटीजेंट एसेट बोले तो पॉसिबल एसेट्स, ये हो भी सकते हैं एसेट में कन्वर्ट और नहीं भी हो सकते हैं, है ना। हाँ जी, तो पॉसिबल एसेट होते हैं। अ पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट और अ पॉसिबल एसेट विच अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, तो एक पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट यहाँ से हो सकता है, पॉसिबल एसेट है विच अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट की वजह से, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म्ड, जो एग्जिस्टेंस है इनकी कंफर्म होगी ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ वन और मोर फ्यूचर इवेंट्स, जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, जो हमारे कंट्रोल में, एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं है। सर अभी तक थ्योरी नहीं हुआ है, चल रहा है ना बेटा। Assets to be qualified as contingent must have following characteristics, जो assets qualify होंगे as a contingent asset उनकी कुछ following characteristics हैं, जैसे कि पॉसिबल एसेट, एसेट शुड बी अराइज आउट ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी कि एसेट पास्ट इवेंट से होना चाहिए, बट अभी तक हमें पता ना हो भाई पैसे आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करेगी फ्यूचर पे। एग्जिस्टेंस टू बी कंफर्म्ड ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर इवेंट्स, वन और मोर फ्यूचर इवेंट्स पे, ठीक है जी। द डिपेंडेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, जो डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट फ्यूचर इवेंट्स है वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज है। दीज एसेट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इन एसेट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करा जाएगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंस की वजह से, एंड टू बी डिस्क्लोज इन द डायरेक्ट रिपोर्ट। भाई साहब क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप क्या कह रहे हैं, सर कहीं ना कहीं ये फ्यूचर के अंदर होने वाले लाभ है, फ्यूचर के अंदर होने वाले प्रॉफिट है, और हमारा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि भाई साहब क्या, डू नॉट एंटिसिपेट द फ्यूचर इनकम बट एंटिसिपेट ऑल द फ्यूचर लॉसेस। प्रिंस राज एंटरटेनमेंट जी, एंटरटेनमेंट कर रहे हो बच्चों को। कंटिंजेंट लायबिलिटी ये अभी देख चुके हैं वैसे तो, फिर भी देख लेते हैं। प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स। कंटिंजेंट लायबिलिटी, पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, जो पास्ट इवेंट की वजह से हो रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय द अकरेंस, जो एग्जिस्टेंस इसकी डिपेंड होगी अकरेंस और अकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर इवेंट्स, नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, जो कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज में नहीं है, एंटरप्राइज के हाथ में नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोबेबल नहीं है, या तो हमारे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल नहीं है, या फिर हम कितना पैसा लगेगा यहाँ पर, आउटफ्लो कितना होगा ये आप नहीं कर पा रहे, तब भी वो कंटीजेंट एसेट का पार्ट है।
embodying economic benefit will be required to settle the obligation. A reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. कि reliable estimate आप नहीं निकाल पा रहे हैं तब भी आपके लिए वो contingent asset बन जाएगा, liability बन जाएगा. हो गया है. contingent liability प्रेजेंट लायबिलिटी है. कंटीजेंट लायबिलिटी बेसिकली एक पॉसिबल लायबिलिटी है और लायबिलिटी बोले तो प्रेजेंट लायबिलिटी है. पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेज आउट ऑफ पास्ट इवेंट एंड कंफर्म्ड बाय वन और मोर फ्यूचर इवेंट्स. ठीक है जी, क्या अराइज हो रही है पास्ट इवेंट की वजह से, कंफर्म होगी वन और मोर फ्यूचर इवेंट की वजह से. लायबिलिटी क्या है? प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो अराइज हो रही है पास्ट इवेंट की वजह से, रिजल्टिंग इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज. मेजरमेंट क्या इसको मेजर नहीं करा जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि अभी रेलिबिलिटी नहीं है इतनी, जबकि लायबिलिटीज को मेजर करा जा सकता है, सफिशिएंट रेलिबिलिटी है. आपको पता है ना आज कितने क्रेडिटर है, कितने आपकी बिल्स पेबल है, वही है. डिस्क्लोजर, इन्हें डिस्क्लोज करा जाता है अपने फुट नोट में. डिस्क्लोज बाय वे ऑफ फुट नोट एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं भाई. एग्जांपल्स, अननॉलेज डेट्स, अननॉलेज डेट्स जिसका आपको पता ना हो, ठीक है जी. स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज इन डिस्प्यूट, बिल्स डिस्काउंटेड एटसेट्रा. वहीं लायबिलिटीज, अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स, टैक्स ड्यू, पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स एटसेट्रा. क्लियर है? उसके बाद रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट आ जाइए. रियल अकाउंट क्या होते हैं? एसेट्स व्हिच कैन बी टच्ड, वो होते हैं रियल. नॉमिनल आपके एक्सपेंसेस, आपकी इनकम्स, ये सारे के सारे होते हैं नॉमिनल अकाउंट. हो गया बस बेटा, टेंशन नहीं. रियल अकाउंट, रियल अकाउंट हाँ जी इज अकाउंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स अदर देन पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट क्या है? अकाउंट जो प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट नहीं है. ठीक है जी. ऑफ द फॉर्म एग्जांपल्स आर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा. नॉमिनल अकाउंट्स रिलेट टू एक्सपेंस और लॉसेस, ये आपके एक्सपेंस और लॉसेस से रिलेटेड है, इनकम और गेन से रिलेटेड है. एग्जांपल्स आर वेजेस, सैलरीज, रेंट, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा. द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स, जो नेट रिजल्ट होता है नॉमिनल अकाउंट का, इज रिफ्लेक्टेड एज प्रॉफिट एंड लॉस व्हिच इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, जो ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट में. नॉमिनल अकाउंट्स आर देयरफॉर टेम्परेरी, नॉमिनल अकाउंट्स टेम्परेरी इन नेचर है. द रियल अकाउंट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट, जो रियल अकाउंट है वो शो करे जाते हैं बैलेंस शीट में अलॉन्ग विद पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के साथ. ठीक है जी. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का, ताकि सर पता लग सके कोई दिक्कत तो नहीं है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही होता है. चलिए, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. क्या क्या है? ट्रायल बैलेंस enables one to establish whether the posting and other accounting process have been carried out. इससे पता लगेगा कि आपके क्या पोस्टिंग और अदर अकाउंटिंग जो है प्रोसेस वो कैरिड आउट हो रही है. भाई साहब जर्नल होगा, लेजर होगा, उसके बाद ही तो आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा. तो अगर ट्रायल बैलेंस बन रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि यार इसका जर्नल भी हो गया, इसका लेजर भी हो गया, विदाउट कमिटिंग अरिथमेटिकल एरर्स. और अगर ट्रायल बैलेंस आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ जाता है तो हम बोलते हैं यहाँ पर कोई अरिथमेटिकल एरर नहीं है. ठीक है जी. In other words, the trial balance helps to establish arithmetical accuracy of the books. तो ट्रायल बैलेंस की वजह से arithmetical accuracy of books पता लग जाती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्री ट्रायल बैलेंस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो नॉर्मली प्रिपेयर करी जाती है ट्रायल बैलेंस जब एग्री करता है. ठीक है ना. अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा तो पहले आप उसे ठीक करते हैं, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में करते हैं. हाँ जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में करते हैं. ठीक है जी. हाँ जी. अदरवाइज द वर्क में बी कम्बरसम, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयरफॉर इन द सेकंड ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एक सेकंड ऑब्जेक्टिव है. द ट्रायल बैलेंस सर्व्स एज अ समरी. ट्रायल बैलेंस जो है वो एक सर्व्स करता है एज अ समरी व्हाट इज कंटेन इन द लेजर. जो भी लेजर में है उसी को आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, यही है. हाँ जी. द लेजर मे हैव टू बी सीन ओनली व्हेन डिटेल्स आर रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट. जो तो लेजर के अंदर वही दिखेगा जो मतलब ट्रायल बैलेंस में वही दिखेगा जो लेजर में दिख रहा है. डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम एंड पेरिपिचुअल इन्वेंटरी सिस्टम. तो मेरे बच्चे पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम कहीं ना कहीं एक फिजिकल काउंट मेथड है. क्या है? फिजिकल काउंट मेथड. और जबरदस्त ले पाए फिजिकल काउंट मेथड. पेरिपिचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कहीं ना कहीं बुक वैल्यू मेथड है. फिजिकल काउंट के अंदर आपको जाके फिजिकली चीजों को वेरीफाई करना पड़ता है. यहाँ पर आपको एंट्री करनी होती है. फिजिकल जब आप वेरीफाई करते हैं, जब आपकी पीरियोडिकल इन्वेंट्री होती है तो उसके अंदर आपका वर्क को रोकना पड़ता है, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता. बुक वैल्यू के अंदर आप हर ट्रांजेक्शन के बाद यहाँ पर इन्वेंट्री की वैल्यू करते हैं. आज ये देख लेते हैं. हाँ जी. पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम. क्लोजिंग इन्वेंट्री इज बेस्ड ऑन फिजिकल काउंट. क्लोजिंग इन्वेंट्री बेस्ड होती है फिजिकल काउंट पे. क्लोजिंग इन्वेंट्री इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड पे, सच एज परचेजेस मेड, इन्वेंट्री इशूड फॉर प्रोडक्शन एटसेट्रा. ठीक है जी. मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के बाद वहां पर रिकॉर्ड हो जाता है. अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड और एट पर्टिकुलर डेट, कि आपकी यहाँ पर पीरियोडिकल मेथड के हिसाब से एक पर्टिकुलर डेट पे आपको पता लगता है. ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, यहाँ पर कंटिन्यूअस बेसिस पे पता लगता है आफ्टर ईच परचेज और सेल. इन्वेंट्री कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर पॉसिबल है ना.
क्योंकि यहाँ पर तो साल में एक बार होगा, महीने में एक बार होगा। उसके अलावा अफेक्ट ऑन नॉर्मल ऑपरेशंस, यहाँ पर इस समय आपके नॉर्मल ऑपरेशन सस्पेंड हो जाते हैं, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, आप हर एक परचेज के बाद एंट्री डालते हो, आपका निकल के आ जाता है। ये बस ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। कॉस्ट पीरियडिकल जो है वो लेस कॉस्टली है, ये एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पर आप रेगुलर मेंटेन कर रहे हो अपने अकाउंटिंग। लॉस ऑफ स्टॉक कैनॉट बी कैलकुलेटेड सिंस गुड्स आर नॉट फाउंड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन, यहाँ पर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते क्योंकि गुड्स जो है वो फिजिकल आप वेरीफाई कर रहे हैं जाके, ठीक है जी। तो एज्यूम टू बी सोल्ड, तो आप एज्यूम करते हैं ऐसे में सोल्ड, जबकि कैन इजीली बी कैलकुलेटेड एज डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक एज पर बुक्स एंड स्टॉक टेकिंग।